हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और ये नया वीडियो हमारा एनसीईआरटी सीरीज का है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एनसीईआरटी सीरीज में हमारा अभी हिस्ट्री चल रहा है। और हिस्ट्री में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th का। जो क्लास 12th हमारा 3 बुक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, है ना। तो पार्ट 1 हम लोगों ने ऑलरेडी खत्म कर दिए हैं और हमारा अब जो आएगा पार्ट 2 है। और पार्ट 2 का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर नंबर पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 है, बट हमारा पूरे 12th का चैप्टर नंबर 5 है। क्योंकि हम लोगों ने क्लास 11th में क्लास 12th में हम लोगों ने 4 चैप्टर कवर किया था जो पार्ट 1 में था। अब ये पार्ट 2 में हमारा चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट होगा, है ना। तो ये क्लास 12th का जो आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 5 है हमारा। और इस थीम 5 का नाम है थ्रू द आई ऑफ ट्रेवलर्स। थ्रू द आई ऑफ ट्रेवलर्स मतलब ये हुआ कि हम लोग बात करने वाले हैं इसमें विदेशी यात्रियों, जो भी विदेशी यात्री आए उनके द्वारा भारत के बारे में क्या वर्णन किया गया, कैसे उन्होंने कंपैरिजन किया ईस्ट को वेस्ट से, क्या कंपैरिजन था यूरोप का इंडिया से, उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या चीजें उन्होंने कौन कौन से बुक्स लिखे, क्या क्या भारत के बारे में बताया, कैसा था भारत, है ना, किस किस समय में आया। जो महत्वपूर्ण जो हमारा यहाँ सवाल एग्जाम में बनता, हमेशा बनता, आप लोगों ने रटा भी होगा कि ये इसके समय में आया, इसके समय, लेकिन कुछ ऐसे सवाल, कुछ ऐसे चीजें जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है वहां सवाल बनते हैं, ना। तो उन स्टेटमेंट्स, कुछ ऐसे फॉरेन टेबल के स्टेटमेंट्स को हम लोग समझेंगे, है ना। तो हालांकि 1 घंटा का वीडियो होगा, लेकिन 1 घंटा अगर आप देते हैं अच्छे समय अच्छे तरीके से तो आपका ये चैप्टर आराम से खत्म हो जाएगा। चैप्टर लगभग 26-27 पेज का है, लेकिन 1 घंटे में हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ मैं बार बार बताता हूँ, साथ ही साथ आपको नोट्स जो बन के तैयार हो जाएगा। ये पूरा क्लास खत्म जैसे होगा, आप ऑलरेडी आप एक अच्छा 1 पेज का नोट्स बना पाएंगे, है ना। इस पूरे चैप्टर जो काम की चीजें हैं मैं बताऊंगा भी कि कहाँ पे सवाल है जो यहाँ से बन सकते हैं। मतलब जो सवाल बीपीएससी या अलग एग्जाम सीडीएस में बनते हैं आप और ये पूछे गए हैं सवाल, उन सारे को हम लोग यहाँ पे चीजों को बताएंगे भी कि यहाँ से सवाल बनेगा, इस चीज को ध्यान में रखना है, इस चीज को इग्नोर करना है, सब कुछ बताएंगे, है ना। तो ये हमारा सेशन होगा, ठीक है। और आप लोग बीपीएससी प्लेटफॉर्म का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से। तो वहाँ आपको एक जगह आपको जो भी नोट्स हो उसमें शेयर करूंगा, वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो बीपीएससी प्लेटफॉर्म का आप एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे तो बहुत कुछ ऑलरेडी पहले से बहुत सारा टेस्ट है आपको, जो फ्री में टेस्ट है, जो जिनको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करेंगे और चीजों को शेयर करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करेंगे आज के हम वीडियो को और देखते हैं, ठीक है। ये हमारा है पार्ट 2। ये बुक का नाम है हमारा भारत इतिहास के कुछ विषय भाग 2, है ना। और ये बुक का ये पहला पेज है, ठीक है। देखिए चैप्टर हमारा कौन कौन सा है इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे, ठीक है। इस चैप्टर इसमें हमारा चैप्टर है हमारा पहला, देख सकते हैं आप कि विषय 5 में हमारा है यात्रियों का नजरिया, है ना, समाज के बारे में उनकी समझ, जो लगभग 10वीं से लेके 17वीं सदी, मतलब आप देखिए कि जब अल्बेरूनी आया, है ना, अल्बेरूनी आया तब से लेके जब ट्रेवेनियर ये सब आया ना, तब तक के हम लोग बात करने वाले हैं, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा सा पहले तक, है ना। ओके, फिर हम लोग देखेंगे भक्ति सूफी, चैप्टर 6 जो हमारा आएगा हमारा ऑलरेडी भक्ति और सूफी परंपराएं। मतलब आपको इसमें जो भी साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, है ना, सब जगह जो भक्ति चला, सूफी जो ट्रेडिशन आया, तो अलग अलग हम लोग संतों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कुल मिला के जो रिलीजियस चेंज हुआ है ना, उनमें हम लोग देखेंगे, बात को समझेंगे। जो बहुत सारे बुक्स हैं उनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, क्लियर है। फिर हमारा आएगा विषय 7, है ना। विषय 7 जो हमारा आएगा उसमें हम लोग बात करने वाले हैं एक साम्राज्य के, मतलब विजयनगर, टोटली रूप से हमारा ये विजयनगर साम्राज्य है। जैसा कि अभी हम लोग जब वीक 11 का टारगेट कर रहे हैं ना, 70 यूपीएससी के लिए जो हमारा सीरीज चल रहा है ना, टारगेट सीरीज, तो वीक 11 में मैंने ऑलरेडी ये बताया भी है कि आपको विजयनगर साम्राज्य पढ़ना और यहाँ से पढ़ लेना भी है, तो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। फिर हमारा विषय 8 है किसान, जमींदार और राज्य, है ना। जिसमें हम लोग जनरली पढ़ने वाले हैं जो मुगल साम्राज्य के समय कैसा समाज था, है ना, कैसा पीजेंट्स का क्या था, उन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। विषय 9 में पढ़ेंगे शासन और विभिन्न इतिवृत्त, मतलब वही कुछ ऐसे जो क्रोनोलॉजिकल्स हैं किंग्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब मुगल के बारे में पढ़ने वाले हैं विषय 9 में, ठीक है। तो ये हमारा हुआ। आपको पुराने वाले आपको नए वाले जब एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे तो नया वाला में आपको एक चैप्टर नहीं मिलेगा और वो चैप्टर ये नहीं मिलेगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 नहीं मिलेगा, गायब है उसमें से। तो आपको ओल्ड एनसीईआरटी, मतलब कहने का मतलब जो पहले से एनसीईआरटी के पीडीएफ से आपको बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमारा जो भाग 3 आएगा उसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री डील करेंगे। तो लगभग 5 चैप्टर है, 5 दिन लगेगा, 5 दिन हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मार्च के एंड होते होते उससे पहले हम लोग हिस्ट्री
का पूरे तरीके से एनसीईआरटी को लेके और जो भी एमसीक्यू बन सकते हैं एनसीईआरटी से, उन सबको हम लोग कवर कर लेंगे। मार्च के अंत होते होते उससे पहले भी कवर कर लेंगे। मतलब इतना हो जाएगा कि आपको फिर दोबारा एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 हिस्ट्री के लिए आपको दिक्कत नहीं होगा। आप लोगों ने हिस्ट्री अगर पढ़ा होगा, जो भी नॉर्मल बुक्स आपने पढ़ा होगा तो सही है। उसके अलावा अगर आपने इस चीज को समझ लिया, इस चीज को देख लिया, तो आपको कहीं से सवाल छूटने के कोई चांसेस नहीं है। कितना सवाल भी टफ बना देगा। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए चीजों को समझिएगा। जो भी अंडरलाइन है उन चीजों को तो ध्यान में रखना ही है ना, बाकी चीजों को तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलिए। थ्रू द आई ऑफ ट्रेवलर बुक का नाम है परसेप्शन ऑफ सोसाइटी, समाज के बारे में उनकी क्या समझ थी। ये कह रहा है कि जो महिलाएं और पुरुष हैं जो काम के खोज में है ना, काम की खोज में है ना, बहुत सारे लोग जो प्रकृति आपदाओं से, अगर कहीं भूकंप आया, कहीं पे अलग चीज आया, तो एक जगह छोड़ के दूसरी जगह ट्रेवल करते थे पहले लोग। फिर उसके बाद कुछ लोग इस व्यापारी हैं, सैनिक हैं, वो तीर्थयात्री के रूप में भी आए। तो अलग अलग लोगों ने यात्राएं किया है ना। भारत में बहुत सारे यात्री आए और भारत को जब उन्होंने देखा तो थोड़ा सा, तो जब आप एक देश से दूसरे देश में जाएंगे तो वहाँ का इन्वायरमेंट अलग आपको देखने को मिलेगा, वहाँ कल्चर, ट्रेडिशन सब देखने को अलग मिलेगा। तब जब वो भारत आए तो उनको अलग अलग भाषा, प्रथा, आस्था, व्यवहार सब कुछ अलग अलग उनको अपने एरिया से भिन्न लगा। जाहिर सी बात है भिन्न लगेगा। ठीक है, कोई बात का नहीं। तो उन्होंने अपना जो भी है इटिनरी लिखा, वृत्तांत लिखा, हम यहाँ गए। जैसे आज लोग देखते हैं बहुत काफी फेमस ब्लॉग्स बनाते लोग है ना, कहीं अफ्रीका में ट्राइब्स के बारे देखते होंगे, बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब मिलता होगा कि अफ्रीका में जाते हैं, कोई भी कंट्री में, अफ्रीका के कंट्री में, और वहाँ पे जो ट्राइब्स होते हैं, जो जनजाति होते हैं, उनके कल्चर्स को, उनके जो आपके कहने का मतलब सोसाइटी है उसको दिखाते हैं लोग, कैसे वो शिकार कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। तो वही बात है, ये भी चीजें पहले भी होती थी, वही बात है। तो यहाँ पे बताया गया है कि असामान्य तथा उल्लेखनीय बातों में से अधिक मतलब जो भी चीजें उन्होंने लिखा उसमें हम लोग चीजों को देखते हैं जो कि यूनिक हो है ना, जो कि उनकी सोसाइटी में नहीं था और वो भारत में देखा, उन चीजों को उन्होंने ज्यादा कहीं ना कहीं मतलब कहने का तो फोकस किया। हमारे पास महिलाओं द्वारा छोड़े गए बिताता, हाँ मतलब महिलाएं ज्यादातर आप देखते इतना आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास, लेकिन महिलाओं के द्वारा यात्रा उतना नहीं किया गया। जनरली बात यह भी है कि पहले के समय में विमेंस को उतना ज्यादा आप कह सकते हैं कि छूट भी नहीं था, उतना ज्यादा उनके पास लिबर्टी नहीं था कि वो ट्रेवल कर पाए, सारी चीज था। तो यही बात है कि उनके द्वारा हमें बहुत कम उनका इटिनरी मिलता है देखने को। ठीक है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जब वो आए तो उन्होंने अपने वृत्तांतों में क्या लिखा, कोई कुछ तो आपको देखते हैं, कोई किसी के दरबार में रह गया तो उनके दरबार के बारे में लिख दिया, कोई राजा के दरबार में रह गया तो राजा के पूरे बारे में, मुगल के बारे में लिख दिया। कुछ लोग अन्य धार्मिक विषयों पर चर्चा किया कि हमारा इस्लाम में ऐसा है, जो मुस्लिम आए तो हमारे इस्लाम में ऐसा है, हिंदू में ऐसा है ना। फिर कुछ लोग जो आए उन्होंने स्थापत्य, जो भारत के अंदर जो उन्होंने आर्किटेक्चर को देखा, जैसे कि आप देखते होंगे कि मेगास्थनीज आएगा तो मेगास्थनीज कैसे बताता है पटना के बारे में है ना, वो भारत जो पाटलिपुत्रा के जो महल थे उसका तुलना करता है सूसा और बतना के महलों से। उसी तरह से कुछ लोगों ने स्थापत्य के तत्वों को स्मारकों पर केंद्रित होते हैं। उदाहरण के लिए 15वीं शताब्दी में जो विजयनगर शहर कि सबसे महत्वपूर्ण विनोद से हेरात से आया। देखिए विजयनगर साम्राज्य में अब्दुल रज़ाक, बहुत सारे लोग आए हैं ना, बारबोसा आया, डोमिंगो पेस आया है ना, अब्दुल रज़ाक, निकोलो कोंटी आया, बहुत सारे विजयनगर साम्राज्य में तो बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर आए हैं। लेकिन अब आपका नाम आता है जो कि बहुत ज्यादा सवाल पूछा गया है, अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक देवराय सेकंड के समय में आए थे, आपको ध्यान में रखना। देवराय सेकंड के समय में अब्दुल रज़ाक जो कि हेरात से आया था है ना, हेरात से आया था, और इसने विजयनगर शहर के बारे में बताया कि विजयनगर शहर कैसा था है ना। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में जो अध्याय चैप्टर 7 में। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया है कि कई यात्री सुदूर क्षेत्रों में से नहीं आते थे। उदाहरण के लिए मुगल साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकारी कभी के साम्राज्य के भीतर ही भ्रमण करते थे और अपनी टिप्पणियां दर्ज करते थे। इनमें से कुछ अपने देश की लोकप्रिय प्रथाओं, जन प्रथाओं का तो वही है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत में ही रह के भारत के बारे में लिखा, तो वो अलग चीज है। ठीक है, इस अध्याय में हम लोग देखेंगे अल-बेरूनी के बारे में जो 11वीं शताब्दी में आया था। अल-बेरूनी है ना 11वीं शताब्दी में भारत आया था गजनी के टाइम में है ना। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं और भी बहुत सारे, देखिए उसके बाद हम बात करने वाले हैं जैसे कि आप इब्न तुता सबको जानते हैं ना, इब्न तुता मोरक्को से आया था, और जो बर्नियर था है ना जो 70 सेंचुरी में आया था लगभग 1600 में, तो 1600 समथिंग में। तो ये फ्रांसिस्को बर्नियर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इब्न तुता के बारे में पढ़ेंगे। 3 लोगों के बारे में ज्यादा डिटेल से पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो में। जो भी चीजें होगा उसको हम लोग कवर करने वाले। ठीक है, तो ये जो चीजें थी आप लोगों ने समझ लिया। यहाँ पे आप अब्दुल रज़ाक के बारे में ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा चीज है। ठीक है, चलिए पहले हम लोग बात करेंगे अल-बेरूनी के बारे में है ना। चलिए ये देखिए, ध्यान रखिएगा, अल-बेरूनी के बारे में सबको पता है कि यार बहुत अच्छा बुक लिखा था उस समय के टाइम में, वो बहुत बेहतरीन बुक था।
जब वो आया भारत में, भारत के जो भी संस्कृत के विद्वान थे ना, भारत के जितने भी ग्रंथ थे, भारत के कोई भी ग्रंथ, चाहे वो धार्मिक से संबंधित हो, चाहे वो मैथ से संबंधित हो, सारे ग्रंथों को पढ़ा, हेल्प लिया, ब्राह्मणों से संस्कृत को सीखा, सब कुछ किया, और अपने जो बुक्स लिखा ना उसे बहुत सब कुछ अच्छे तरीके से पॉइंट आउट किया। तो उसने अपने बुक्स के बारे में कहा था, है ना, कि ये बुक उन लोगों के लिए सहायक है जो हिंदू के धार्मिक विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं। मैंने ये बुक तो लिख दिया, ये बुक उसको हेल्प होगा जो हिंदू के बारे में जानना चाहते हैं, हिंदू के धार्मिक विषयों के बारे में जानना चाहते हैं। ये उनके लिए एक इंफॉर्मेशन है, उनके लिए एक सूचना का संग्रह है, और उनके साथ संबंध होना चाहते हैं, है ना, जो हिंदू बारे में जानना, मतलब क्योंकि इन्होंने पूरे हिंदू के जो भी ग्रंथ थे उन सारे ग्रंथों के से ही चीजों को लिखा, इसलिए उन्होंने इस चीज को पॉइंट आउट किया। इस बात को समझिएगा। तो ये इसका कथन है, ठीक है, इस बात को अल-बरूनी का कथन है। तो इसमें भी सवाल आ सकता है, बना सकता है, ये तो ऐसे हमारे बीपीएससी में तो नहीं, लेकिन सीडी स्टूडेंट सवाल बना सकता है कि ये किस चीज के लिए लिखा गया था, मतलब सीधे स्टेटमेंट डाल देगा, ये उन लोगों के लिए सहायक है जो हिंदुओं के धार्मिक विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। ये स्टेटमेंट किस किताब के बारे में है, या किस आप बोल सकते हैं लेखक द्वारा, या ये बोल सकते हैं कि विदेशी यात्री के द्वारा लिखा दिया गया। तो हमारा ध्यान अल-बेरूनी याद रखेंगे। अल-बेरूनी तथा किताब का नाम था किताब उल हिंद, तहकीकात अल हिंद, बहुत सारे इनका बुक का नाम है, ये इसी बुक का अलग नाम है, किताब उल हिंद अल-बेरूनी का बुक्स का नाम है, ध्यान रखिएगा। ख्वारिज्म से आया था, ख्वारिज्म में जन्मा था अल-बेरूनी, ख्वारिज्म में, ठीक है। अल-बेरूनी का जन्म उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज्म में हुआ था, 973 ईस्वी में, 973 ईस्वी में हुआ था। ख्वारिज्म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो ख्वारिज्म था उस समय, ख्वारिज्म जो उस समय एक तरह से एजुकेशनल सेंटर था, है ना, वहां विद्वान रहते थे जो भी चीजें। अल-बेरूनी उस समय उपलब्ध, देखिए अल-बेरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था, जिनमें सीरियाई, कौन कौन भाषा अल-बेरूनी को आता, सीरियाई आता, फारसी आता, हिब्रू आता है तथा संस्कृत शामिल है। अब इस बात को समझिएगा कि मैंने इस चीज को अंडरलाइन किया कि उसको कितना भाषा आता है, ठीक है, सीरियाई आ रहा, हिब्रू आ रहा, फारसी आ रहा, संस्कृत आ रहा है, 4 भाषा तो आपको ध्यान में आ गया है ना, सीरियाई, हिब्रू, फारसी, संस्कृत, ओके। अब उसके अलावा उसको यूनानी भाषा का जानकार नहीं था। तो ये सवाल आ जाएगा कि इनमें से किस किस भाषा का ज्ञान आपको अल-बेरूनी को था। उसमें एक दे देगा ग्रीक, है ना, तो ग्रीक देगा, तो हमारे ध्यान में ग्रीक भाषा का ज्ञान उसे नहीं था, है, यूनानी भाषा नहीं जानता था। फिर भी वह प्लेटो तथा अन्य यूनानी, जो पता है कि फिलोसफर सबसे ज्यादा यूनान में थे, तो यूनान के जो फिलोसफर हैं, प्लेटो है ना, और उनके कुछ उनके जो फिलॉसफी है, उनके जो लिखे गए किताब, लेकिन उनको पढ़ा था। कैसे पढ़ा था? उसका अरबी अनुवाद के माध्यम से पढ़ा था, ठीक है। 1017 में जब ख्वारिज्म पर आक्रमण किया, कौन किया? सुल्तान महमूद। यहाँ के कई विद्वानों तथा कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया। अल-बेरूनी भी उनमें से एक था। देखिए, जो ख्वारिज्म पे अटैक करेगा, जब गजनी, है ना, गजनी आप समझ सकते हैं कि मोहम्मद गजनी एक साम्राज्य था, तो गजनी ने जब आक्रमण किया, मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया ख्वारिज्म पर, तो वहां से बहुत सारे किताब भी ले गए और बहुत सारे वहां से कवियों और विद्वानों को उठा के ले गया, ठीक है, अपने एरिया में। वह बंधक के रूप में गजनी आया था, धीरे धीरे उससे शहर पसंद आने लगा और 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक उसने अपना जीवन वहीं बिताया। 70 मतलब वहीं मरा, गजनी में मरा, इस बात को ध्यान रखें, भारत में नहीं मरा, ठीक है। गजनी में ही अल-बेरूनी की भारत के प्रति रुचि विकसित हुई, यह कोई असामान्य बात नहीं थी। 8वीं शताब्दी से ही संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी कार्य को अरबी भाषा में होने लगा। देखिए, अब ये आपको पता है, जब आप लोग पढ़ेंगे ना, जब इस्लाम का मतलब कहने के राइज ऑफ इस्लाम आप देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि भारत में जब आक्रमण हुआ, मुस्लिम आक्रमण हुआ, अरबी आक्रमण, तुर्की आक्रमण आप देखते हैं ना, तो जब आक्रमण होता है, जब आप देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम है ना, वो सब का आक्रमण के बाद बहुत कुछ चीजें जो भारत से अरब में गया और अरब से भारत में आया, है ना, तो बहुत सारे आप देखते हैं उसमें बुक्स, मैथमेटिशियन जो मैथमेटिक्स के जो बुक थे, वो भारत में कुछ विज्ञान की चीजें जो भारत वाला वो जाके अरब वाला क्षेत्रों में फैला था। तो जब अरब के क्षेत्रों में ऑलरेडी बहुत सारे बुक्स जो है कन्वर्ट हो चुका था, है ना, मैंने आपको पढ़ाया, जब मैं आप देखिएगा, मैं एक वीडियो होगा इम्पैक्ट ऑफ तुर्क का इन्वेजन करके होगा मेरा वीडियो, अब वहां देखा समझ में आया कि क्या क्या चीजें जो है भारत से वहां पे गया। तो जब इन सारे बुक्स का ऑलरेडी, जैसे खगोल विज्ञान है, गणित है, चिकित्सा विज्ञान है, ये सारे बुक का ऑलरेडी अरबी अनुवाद हो चुका था, कब? आप देख सकते हैं 8वीं शताब्दी में। तो जाहिर सी बात है, ये हम 10वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, जब आपका ख्वारिज्म में, या आप बोल सकते हैं कि उन गजनी वाला एरिया में
ऑलरेडी कौन आपका देखने को मिल रहा है, अल्बेरुनी। तो अल्बेरुनी ने उस बुक्स को पढ़ा, उस बुक को पढ़ने के साथ उसका इंटरेस्ट जागा कि हमें भारत जाना चाहिए। और यही बात है कि जब पंजाब के गजनबी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के बाद, हाँ जब पंजाब मतलब कहने का जब गजनी ने आक्रमण किया, मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया है ना, तब जाके आप देख सकते हैं कि देखिए पंजाब में गजनबी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के बाद स्थानीय लोगों से संपर्क में आपसी विश्वास समझ का वातावरण बनने में मदद की। अल-बरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत, धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। देखिए विद्वानों के साथ दोस्ती किया, जो संस्कृत के विद्वान था उनके साथ दोस्ती करने से फायदा इनको ये हुआ कि बहुत सारे आप देख सकते हैं कि चीजों का ज्ञान होगा इनको, ठीक है। हालांकि उसका यात्रा कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है, फिर भी प्रतीत होता है कि उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों की यात्रा की। ये नहीं कंफर्म है कि मतलब ये पंजाब और मतलब कहाँ ये गए, ये कहाँ गए, भारत में किन किन एरिया में घूमा, लेकिन पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों में यात्रा इन्होंने किया। साउथ इंडिया गए नहीं गए ये पता नहीं, बट ये उन एरिया में गया, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, ग्रंथों का अनुवाद, विचारों का आदान प्रदान। जाहिर सी बात है कई भाषाओं में दक्षता हासिल करने का अल-बरूनी ने भाषाओं की तुलना तथा ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम रहा। उन्होंने कई संस्कृत के देश में पतंजलि का व्याकरण का ग्रंथ कार्य भी अनुवाद किया। ब्राह्मण मित्रों के लिए आप देखिए इस बात को समझिएगा, ठीक है, बात को समझिएगा कि देखिए पतंजलि का व्याकरण का ट्रांसलेट किया अरबी में, और जो ब्राह्मण जो उन्होंने जो ब्राह्मण जो फ्रेंड्स बनाए थे ना, जो जिन्होंने उनको ज्ञान दिया ग्रंथों का, उनके लिए उन्होंने क्या किया, यूक्लिड आपको पता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है, एक ग्रीक मैथमेटिशियन है यूक्लिड, उनके द्वारा जो लिखा गया बुक था उसका इन्होंने संस्कृत में अनुवाद किया है ना। उनको पहले से उन्होंने पढ़ा था तो उसको संस्कृत में अनुवाद किया भारतीय दोस्तों के लिए, मतलब ब्राह्मणों के लिए। तो ये बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण था कि अल-बरूनी का जन्म 973 में हुआ, खरजम में हुआ है ना, इस चीज को हम लोग समझेंगे। और कौन कौन लैंग्वेज का ज्ञान था इनको उसके बारे में बात करेंगे, और कुछ इसमें ज्यादा पढ़ने लायक समझने लायक चीजें नहीं है, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना, ठीक है। जो भी चीजें मैं बता दे रहा हूं उन चीजों को आपको ध्यान रखना, उससे फालतू चीजें नहीं, ठीक है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि 1500 ईस्वी से पहले भारत में अल-बरूनी के कुछ ही लोगों ने पढ़ा, भारत से बाहर, हाँ ये मैं तो कह रहा है कि 1500 ईस्वी तक जनरली इनके बुक्स को शायद ही कोई पढ़ा होगा। चलिए कोई काम का नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। किताब उल हिंद इनका बुक का नाम है किताब उल हिंद। 80 चैप्टर है, कितने चैप्टर हैं, 80 चैप्टर। इनके बुक्स में 80 अध्याय हैं, 80 चैप्टर हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए आगे चलेंगे। अब कितना बड़ा बुक, 80 चैप्टर, मतलब जितना भी इनका बुक इतना वास्ट है कि मेंस में सवाल आया था इनके ऊपर, ठीक है, इनके ऊपर मेंस में सवाल आया था, यूपीएससी में बहुत बार आया भी है, इनके बुक्स के ऊपर सवाल आता है। हिस्ट्री ऑप्शन जब बीपीएससी का था वहां पे भी सवाल आया है इनके बुक्स के ऊपर, रेहला के ऊपर भी आया, जब अहिमतुता का बुक देखेंगे तो इनके बुक्स में इतने चीजें डाले गए। अब क्या क्या डाला गया देखिए, सब कुछ, भारत के धर्म, भारत में जो फिलोसॉफी है, भारत के त्योहार, भारत के खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, प्रथा, सामाजिक जीवन, भार, तौल, मापन, मूर्ति कला, कानून, मापतंत्र, दुनियादारी, सब कुछ इन्होंने अपने बुक्स में डाला। अच्छा, इनका बुक्स के लिखने का तरीका अलग था। इनका बुक्स में जब पता क्या, इनका बुक ऐसे कि कोई सब पहला कैसा, जैसे कि आज हम लोग देखते हैं हिंदू, बहुत सारे जो आपके हिंदू जो ग्रंथ है ना, जो धार्मिक ग्रंथ है, उसमें आप देखते हैं संवाद की तरह रहता है। कोई सवाल पूछा गया, उसके नीचे उसका वर्णन होता है, और फिर इस तरह से मतलब तो इसने भी उसी तरह से कॉपी किया चीजों को, और इसने अपने बुक्स में क्या लिखा, एक पहले तो सवाल, मतलब कोई भी टॉपिक्स को लेके सवाल है, फिर उसका वर्णन किया गया, फिर उसके नीचे तुलना किया गया अन्य संस्कृतियों से। जो भारत की संस्कृति है उसका अन्य संस्कृतियों से तुलना करके, है ना। मतलब कोई मतलब इसका लिखने का स्टाइल था इस तरह। यहाँ पे लिखा विशिष्ट शैली का प्रयोग किया, एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन है, और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना है। तो इस तरह से चीजों को लिखा, आप इस बात को समझिएगा। मान लेते कोई भी प्रथा है, कोई प्रथा के बारे में, मान सती प्रथा के बारे में लिखा, तो सती प्रथा है ना, क्या था, क्या है, ऐसे ही उन्होंने पहले लिखा, फिर सती प्रथा के बारे में बताया, फिर नीचे बताया कि भारत में सती प्रथा था, अन्य देशों में सती प्रथा था कि नहीं, ऐसे करके मतलब इसने बुक को लिखा, बात खत्म, ठीक है। हाँ, यह बताया जा रहा है आज के कुछ विद्वानों का तर्क है कि इस लगभग ज्यामितीय संरचना जो अपनी स्पष्टता पूर्वानुमानिकता के लिए उल्लेखनीय है, एक मुख्य कारण अल-बरूनी का गणित का जो, हाँ, अब गणित के झुकाव भी, मतलब गणित के बारे में उन्होंने पढ़ा है ना, आर्यभट्ट ये सब के जो बुक थे उसको भी इन्होंने पढ़ा, उन चीजों को ट्रांसलेट किया।
अरबुनी जिसने लेखन में भी अरबी भाषा का प्रयोग किया ने संभवतः अपनी कृतियां उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी। देखिए अब अल-बिरूनी जो बुक लिखा वो लिखा किसमें? अरबी लैंग्वेज में। तो अब किताब उल हिंद किस लैंग्वेज में लिखा गया? तो अरेबिक्स में, है ना, फारसी नहीं, अरेबिक्स लैंग्वेज में लिखा गया। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है, इस चीज को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है, अरेबिक्स में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सवाल आ सकता है, ठीक है। तो इनका हो सकता है खास रुचि रहा होगा, है ना, कि जो उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप बात करें या उपमहाद्वीप की बात करें तो उसके जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया, जो सीमांत एरिया है, वहां पे रहने वाले लोग, वहां के लोग ही इस लैंग्वेज को बोलते थे। तो उसका उनके लिए लिखा कि वहां के लोग ज्यादा पढ़ेंगे, गजनी के लोग ज्यादा पढ़ेंगे, ख्वारिज्म के लोग ज्यादा पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। वह संस्कृत, पाली तथा प्राकृत ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवादों तथा रूपांतरणों से परिचित था। इसमें इन्होंने दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और जो भी भारत के अंदर जो भी कुछ ऐसे स्टोरी थे, है ना, जो मिथ थे, दंत कथा थे, होता है ना, हमेशा कहानी पैराबल्स बहुत सारा सुनते होंगे, एलोगरी बहुत सारा सुनते होंगे, है ना, जैसे कि पंचतंत्र विष्णु शर्मा का बुक देख ली, इस तरह से। तो उन सारे को ट्रांसलेट किया, से लेके खगोल विज्ञान, चाहे एस्ट्रोनॉमी की बुक हो, चाहे चिकित्सा का बुक हो, सबको किया, है ना। इस बात को हम लोग समझेंगे, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हिंदू के बारे में, हिंदू शब्द को हमें पता है कि एक ओल्ड पर्शियन वर्ड है, मतलब एक हिंदू शब्द फारसी शब्द। देखिए यहाँ लिखा गया, हिंदू शब्द लगभग 6ठी से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाला एक प्राचीन फारसी शब्द है, जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र में के लिए होता था से निकला। अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द को जारी रखा और इस क्षेत्र को अल हिंद तथा यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा। देखिए यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा। कालांतर में तुर्कों ने सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोगों के लिए हिंदू, उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान तथा उनकी भाषा को हिंदवी का नाम दिया। इसमें से कोई भी शब्द लोगों की धार्मिक पहचान का घातक नहीं था। इस शब्द का धार्मिक संदर्भ में प्रयोग, मतलब ऐसा नहीं था। हिंदू शब्द, हिंदू बोलने से कोई धर्म का मतलब कह सकते हैं कि इंडिकेशन नहीं होता था पहले के मामले में। बाद में इसको रिलीजियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लेकिन पहले सिंधु घाटी से पूर्व में रहने वाले लोग, सिंधु नदी से पूर्व में रहने वाले लोगों के लिए ये शब्द इस्तेमाल होता था, ठीक है। इस बात को हमको ध्यान में रखेंगे और जाहिर सी बात है ये चीजों आपको पहले भी बहुत बार आपने देखा भी होगा, इसको याद रखें, ठीक है, कोई काम बची नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ है तो हम लोग देख लेंगे। चलिए हाँ, इब्न तुता। देखिए अब हम लोगों ने किताब और हिंद के बारे में देख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे इब्न तुता के रेहला, है ना, इब्न तुता के रेहला के बारे में पढ़ेंगे, है ना, इब्न तुता के रेहला के बारे में। इब्न तुता मोरक्को का निवासी था और मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया था, ठीक है बाबू। एक सेकेंड देखिएगा, ठीक है। इब्न तुता का रेहला, एक आरंभिक विश्व यात्री। इब्न तुता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत जिसे रेहला, ये भी अरेबिक्स में लिखा गया है, रेहला, है ना, इसका बुक का नाम है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर। अब देखिए पूरा भारत का जो सोशल और जो कल्चरल लाइफ था भारत के अंदर और किस 14th सेंचुरी में, है ना, उसके बारे में इसने वर्णन किया है पूर्ण तरीके से। इस बात को समझे। मोरक्को के यात्री का जन्म तंजियर के सबसे सम्मानित और शिक्षित परिवारों में से जो इस्लामिक कानून अथवा शरिया पर अपनी इनका जन्म कहाँ हुआ? तंजियर, है ना, बात को समझेंगे। तंजियर है ना, जगह पूछ सकता है, ठीक है, कि इब्न तुता, जैसे आपने देखा कि अभी इससे पहले हम लोगों ने अल-बिरूनी के बारे में पढ़ा, उसका जन्म ख्वारिज्म में हुआ था, इनका जन्म तंजियर में हुआ। ये सवाल शायद पूछा भी एग्जाम में, मैं दिखा दूंगा आपको टाइम, मतलब जब एमसीक्यू करवाएंगे तो, है ना, तंजियर में हुआ। और ये जिस परिवार में जन्मे थे उस परिवार के लोगों की खास विशेषता थी कि इनके फैमिली के जो लोग थे शरीयत कानून, पता है कि मुस्लिम का जो शरीयत कानून होता है, शरीयत कानून के ऊपर मतलब बहुत प्रोफेशनली जानकार थे। इस बात को समझ, तब उस तरह के घर में जन्म लेना, एक आप मान सकते हैं शिक्षक, आप समझ सकते हैं, है ना, जैसे मौलवी समझ सकते हैं, तो उनके घर में जन्म लेना, तो इनके कहीं ना कहीं इब्न तुता को ही बहुत साहित्यिक और शास्त्रोक्त शिक्षा हासिल हुआ स्टार्टिंग से ही। अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न तुता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से, आप देखिए यहाँ के लोग इनके जो कुरान पढ़ के इनका ज्ञान प्राप्त कर, लेकिन जो इब्न तुता है वो यात्रा से ज्ञान प्राप्त करने का अनुभव देखा इन्होंने, ठीक है। उसने यात्राएं करने का बहुत शौक था और वह नए नए देश और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर क्षेत्रों तक आया। 1332 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वो मक्का के तीर्थ यात्रा और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के
कई बंदरगाह पे यात्राएं कर चुका। भारत आने से पहले बहुत जगह घूम चुका, सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान, है ना, ये सब एरिया को ऑलरेडी घूम चुका था। ठीक है, देखिए मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न तूता 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। 1333 में इसने सिंध पहुंचा। इस बात को समझेंगे, उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था। कला और साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में उसे ख्याति से आकर्षित हो इब्न तूता ने मुल्तान और उच्च के रास्ते होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। सुल्तान उसकी विद्वता से प्रभावित हुआ और उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। तो देखो, दिल्ली का काजी यानी आप न्यायाधीश बोल सकते हैं, जस्टिस बोल सकते हैं, इसको नियुक्त किया गया इब्न तूता को। इब्न तूता मोहम्मद बिन तुगलक जो कहीं ना कहीं साहित्य और कला के प्रेमी थे, तो जब इसके बारे में इसके ज्ञानता को देखा कि नहीं ये तो ज्यादा बहुत ब्रिलियंट आदमी है, तो क्या किया कि आप समझ सकते हैं कि मतलब इसको काजी नियुक्त किया, दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1333 में ये सिंध पहुंचा, तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। वह इस पद पे कई वर्षों तक रहा, पर उसने फिर विश्वास खो दिया और उसे जेल में कुछ समय तक रहा। कुछ ऐसा चीजें हुई, क्योंकि देखिए मोहम्मद बिन तुगलक बहुत जल्दी बोल सकते हैं उसको पागल बादशाह भी बोला गया, और बहुत जल्दी डिसीजन ले भी लेता था। तो कोई उसको बहकाया होगा तो क्या किया कि इब्न तूता को जेल में डाल दिया था। फिर हालांकि सही सब कुछ सही हुआ तो फिर उसको फिर से कर दिया। ठीक है, 1342 में मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया गया। ये सवाल पूछा एग्जाम में कि किस यात्री को, है ना, चाइना भेजा गया, मंगोल के शासक के पास चाइना भेजा गया एम्बेसडर के रूप में, कौन सा यात्री था? तो वो था आपका इब्न तूता। इब्न तूता, इस बात को ध्यान में रखेंगे, इस चीज को हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये देखिए उनके द्वारा कुछ लिखा गया है। घोंसले से निकलता पक्षी, वर्ड लीव द नेस्ट, ये अपने बारे में बताया है कि ये हम घर को छोड़ के जा रहे हैं ना, उसके बारे में। यह रीला से लिया गया उदाहरण है। अपने जन्म स्थान तंजीर से मेरा प्रस्थान गुरुवार को हुआ। मैं अकेला ही निकल पड़ा, बिना किसी साथी यात्री कारवा के जिसकी टोली में मैं शामिल हो सकूं। लेकिन अपने अंदर एक अति प्रभावी आवेग और इन प्रसिद्ध पुण्य स्थलों को देखने की इच्छा जो लंबे समय से मेरे अंतःकरण में थी से प्रभावित होकर इसलिए मैंने अपने प्रियजनों को छोड़ जाने के निश्चय को दृढ़ किया और अपने ही ऐसे छोड़ दिया जैसे पक्षी अपने घोंसलों को छोड़ देते हैं। ठीक है, उस समय मेरी उम्र 22 साल की उम्र में ये घर से निकला है तंजीर से। 22 साल की उम्र में ये अपने घर से निकल चुके हैं, है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। इब्न तूता 1354 में घर वापस पहुंचा, अपनी यात्रा आराम करने से लगभग 30 वर्ष बाद। देखिएगा 1354 में वो वापस घर गया। मतलब आप ये ध्यान में रखिए कि 1324 से वो यात्रा कंटिन्यू कर रहा था। तो 1302 में इनका जन्म हुआ, है ना, 1302 में जन्म हुआ, तो लगभग 30 साल तक ये यात्रा ही किया। इस बात को ध्यान में रखें, जन्म तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ध्यान रखें 1354 में वापस अपने घर लौटे थे मोरक्को, और ये इनके द्वारा बताया गया है क्यों निकले। ठीक है, 1342 में इन्हें आप कह सकते हैं कि राजदूत बनाया गया, है ना, राजदूत बनाया गया, जो चीन जाने के लिए इनको ऑर्डर मिला किसी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, है ना, 1342 में। ठीक है, देखिएगा अभी और चीजों को समझिएगा, आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए अपनी नई नियुक्ति के साथ इब्न तूता मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट की ओर बढ़ा। मालाबार से वह मालदीव गया, जहां वह 18 महीनों तक काजी के देखिए ये देखिए जब ये चाइना भेजा गया ना, तो उस समय भी ये घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मालाबार से गए मालदीव, मालाबार केरल तट है ना, केरल तट, मालाबार से मालदीव गए, मालदीव से श्रीलंका, और फिर श्रीलंका से वापस आके देखिए पहले तो मालाबार से मालदीव, मालदीव में 18 महीना काजी के पद पे, 18 महीना यहाँ पे क्या बन के रहे, काजी, है ना, क्या बन के रहे, काजी। तो यहाँ भी 18 महीना, फिर मालदीव श्रीलंका, फिर श्रीलंका से वापस मालदीव, मालदीव से वापस फिर मालाबार, फिर जाके चाइना इनको जानने का स्टार्ट हुआ। तब जाके ये देखिए कैसे स्टार्ट हुआ कि बंगाल और असम गए, वहां से जहाज से सुमात्रा, और सुमात्रा से चीन, चाइना, मतलब डायरेक्टली नहीं, ये इन्होंने फिर वापस बंगाल, है ना, बंगाल, फिर बगल में असम, है ना, फिर उसके बाद वहां से जहाज, मतलब वहां से फिर सुमात्रा, मतलब इंडोनेशिया, फिर इंडोनेशिया से चाइना। ये इनका क्रम था, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, हालांकि नहीं पूछेगा बट ध्यान में रखना है। जो मैंने स्टार लगाया बहुत महत्वपूर्ण, इस बात को ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए चाइना में किस बंदरगाह पे उतरे, उस बंदरगाह का नाम था जैतून बंदरगाह। जैतून बंदरगाह जो आज क्वांझू के नाम से जाना था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके ओके, देखिएगा हम लोग
ओके देखेंगे। तो ये जैतून बंदरगाह पे उतरे थे, इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, 1347 में फिर चाइना से वापस आ चुके हैं ना, वो अपने घर का निश्चय किया। चीन के विषय में उसने वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो से, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में बेनी से चलकर चीन की यात्रा की थी, वृत्तांत से की जाती है। देखो इसने जो बुक लिखा, इसने जो भी मतलब कहने चीन के विषय में बारे में जो लिखा, उसकी तुलना मार्को पोलो का जो मतलब उनका जो यात्रा वृत्तांत है उससे तुलना किया जाता है। ध्यान में रखेंगे, मार्को पोलो जो कि वेनिस से चल के चाइना का यात्रा किया था 13th सेंचुरी में। ठीक है, 1200 समथिंग में। ओके, इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। इब्न बतूता ने नवीन संस्कृतियों, लोगों, आस्थाओं, मान्यता आदि के विषय में सावधानी पूर्वक तथा कुशलता पूर्वक दर्ज किया। हमें यह ज्ञात ध्यान होना चाहिए, ध्यान रखना होगा कि विश्व यात्री 14वीं शताब्दी में यात्राएं कर रहा है, जब आज की तुलना में यात्रा करना कठिन तथा जोखिम भरा कार्य था। इब्न बतूता के अनुसार उसने मुल्तान से दिल्ली की यात्रा 40, सिंध से दिल्ली की यात्रा लगभग 50 दिन का समय लगा था। देखिए ये मुल्तान से दिल्ली जब इनको जाना है तो 14 दिन लग रहा है, सिंध से दिल्ली आना है तो 50 दिन, थोड़ा सा और टाइम लग जाएगा। ओके, दौलताबाद से दिल्ली आना, दौलताबाद महाराष्ट्र में है ना, जब सेकंड राजधानी बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, वहां जाने में इसको 40 दिन लग रहा है। और ग्वालियर से दिल्ली आना है तो इनको कितने लग रहा है, 10 दिन। सब दिल्ली से सब यात्रा इन्होंने बताया है। ठीक है, ये बताया, मिलाने के लिए सवाल आ जाएगा कि इब्न बतूता के अनुसार तो क्या करेगा। तो बहुत सिंपल चीज है, सिंध ज्यादा दूर है 50 दिन, उसके बाद मुल्तान 40 दिन, दिल्ली से दौलताबाद फिर 40 दिन, दिल्ली से ग्वालियर नजदीक है ना 10 दिन। तो इस तरह थोड़ा सा आपको ध्यान में रखेंगे, ये लिखा हुआ एनसीईआरटी में, तो सवाल पूछ सकता है, बना सकता है नया सवाल। ये बताया कि देखो इसने बताया है एकाकी यात्रा, लोनली, अपने आप को बताया कि देखो हम अकेला ट्रेवलर हैं। लंबी यात्राओं में बोला कि लुटेरे ही एकमात्र खतरा नहीं था, है ना, यात्री हो सकता, बीमार हो सकता था। बोल रहा है कि मुझे फीवर हो गया था, मैं अपने आप को कमजोरी के कारण गिरने से बचाने के लिए पगड़ी के कपड़े को जीन से बांध लिया। अतः हमें ट्यूनिस शहर पूछे, ट्यूनिस गया, अफ्रीका का ट्यूनिस, वहां के निवासी शेख और काजी के पुत्र का स्वागत करने के लिए बाहर आए। तो वही बात है, ये बता रहा है कि केवल ओनली यात्राओं में लुटेरे ही नहीं है, और भी खतरे हैं ना, लोग बीमार पड़ जा रहे हैं, लोग मर भी जा रहे हैं बीमार होके, तो ये बता रहा है। ठीक है, ये मैप है, आप देख सकते हैं, ये मैप में आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है। अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब में इब्न बतूता द्वारा भ्रमण किए गए स्थान, हाँ ये देख सकते हैं, उसने बनाया है मैप। ओके, जो भी चीजें हैं, और उसने बताया है कि किस किस एरिया में हम गए हैं। दिल्ली है ना, दिल्ली को दिल्ली हंसी है, सरस्वती है, अबूहर है। तो चलिए कोई काम का नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है, कोई काम करे। ठीक है, कर यात्रा करना अधिक असुरक्षित भी था। इब्न बतूता ने कई बार डाकुओं के समूह द्वारा आक्रमण से झेले, यहाँ तक कि वो चाहते थे कि हम साथ में चले, अकेले नहीं चले, लोग साथ में चले, मेरे साथ दोस्त चले, और लुटेरों को रोका नहीं जा सकता। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा के दौरान उसने कारवा पर आक्रमण हुआ, कई साथी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जो जीवित बचे इब्न बतूता भी शामिल था, बुरी तरह से घायल हुआ। ठीक है, चलिए ठीक है। एंजॉयमेंट ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासाओं का उपभोग, ये क्या है। जैसा कि हमने देखा इब्न बतूता एक हठीला यात्री, मतलब बहुत इसको यात्रा करना, जिसने उत्तर पश्चिम अफ्रीका के अपने निवास स्थान मोरक्को वापस जाने से पूर्व कई वर्ष उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया और मध्य एशिया के कुछ भाग, है ना, भारतीय उपमहाद्वीप तथा चीन की यात्राएं की थी। जब वो वापस गया तो स्थानीय शासकों को निर्देश दिए कि उसकी कहानियों को दर्ज किया जाए, है ना, उसकी कहानियों को दर्ज किया जाए। जो भी शासक रहे उन्होंने बोला कि नहीं, हमारी कहानियों को दर्ज करें। देखिए बात को समझिएगा, इब्न जुजाई, है ना, इब्न जुजाई जिसे इब्न बतूता के श्रुति लेखों को लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, है ना, इसको नियुक्त किया गया था, और अपने प्रस्तावना लिखता है कि राजा के द्वारा एक सालिन निर्देश दिया गया है कि वे इब्न बतूता अपनी यात्री में देखे गए शहरों तथा अपने स्मृति में बैठ गई रोचक घटनाओं का एक वृतांत लिखवाए, और साथ ही विभिन्न देशों के शासकों में जिसमें मिले उनके महान साहित्यकारों तथा उनके धर्मिक संतों के विषय में बताएं। तदनुसार उन्होंने इन सभी विषयों पर एक कथानक लिखवाया जिसने मस्ती को मनोरंजन तथा कान और आंखों को प्रसन्नता दी। साथ ही उन्होंने कई प्रकार के साधारण विवरण जिसमें प्रतिपादन के अलावा प्रत्युदेश, तो वो बात ये हुआ कि इसने जहां जहां घूमा
उसके बारे में जब ये अपने एरिया में पहुंचा, अपने राज्य में पहुंचा, तो वहां के शासकों ने बताया, बोला कि तुम जो जहां जहां घूमे ना उस चीज को लिखो, हम लोग को बताओ क्या देखा क्या नहीं देखा, है ना, मतलब एक तरह से। तो इवन जो जाए करके है जिसने इसके जो भी घूमा उस चीज को लिखने के लिए उसको रखा गया। इस बात को समझें, ठीक है। इब्न तुता के पद चिन्हों पे, अब जब इब्न तुता घूमा तो कौन कौन बोला, 1400 से लेकर 1800 के बीच भारत आए यात्रियों ने फारसी में कई यात्रा वृतांत लिखे। उस समय भारत से मध्य एशिया, ईरान तथा ऑटोमन साम्राज्य की यात्रा करने वालों ने कभी कभी अपने अनुभव लिखे। इन लेखकों ने अल बिरूनी और इब्न तुता के पद चिन्हों का अनुसरण किया। इनमें से कुछ ने पूर्ववर्ती लेखकों को भी पढ़ा। अब बात को समझिएगा, इनमें से प्रसिद्ध लेखकों में अब्दुल रज्जाक समरकंदी, आपको पता है विजयनगर साम्राज्य जो देवराज सेकंड के समय में आया, दक्षिण भारत की यात्रा की थी। महमूद वली बल्खी जो 1620 के दशक में व्यापक रूप से यात्राएं की थी। महमूद वली बल्खी 1620 में 17वीं शताब्दी में महमूद वली बल्खी। शेख अली हाजिन 1740 में भारत आया, है ना। इनमें से कुछ लेखक भारत में सम्मोहित थे, और जैसे कि बताया गया महमूद वली बल्खी 1620 में आया, भारत से इतना उसको प्रेम हो गया कि भारत में कुछ समय के लिए वो सन्यासी बन गया था, यहाँ कल्चर से वो, ठीक है। कुछ अन्य हैं जैसे हाजिन, उसको भारत पसंद नहीं आया, है ना, और वो घृणा करने लगा। मतलब आप बात को समझिए, सब लेखक का अलग अलग है। जैसे कि आप देखिए शेख अली हाजिन आया 1740 में, उसको भारत पसंद नहीं आया। 1620 में आया बल्कि उसको भारत पसंद आ गया। तो इस बात को हमको ध्यान में रखना, ठीक है, सवाल बना सकता है। अब फ्रैंकोइस बर्नियर, देखिए अब कुछ यूरोपियन यात्री है ना, अभी तक हम लोगों ने जो भी यात्री को देखा वो कहीं ना कहीं भारत के थे, है ना, उधर के थे। अब हम बात करने वाले हैं इन यात्रियों के बारे में जो यात्री हैं आपके यूरोप से। फ्रैंकोइस बर्नियर के बारे में समझें। बर्नियर एक डॉक्टर है, एक चिकित्सक है। मैं भी बहुत शॉर्ट चीजों में बता दूंगा चीजों को, ठीक है, आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर से ट्रेवेर्नियर के बारे में मैं पहले बता दूं आपको। ट्रेवेर्नियर जो है वो फ्रांस से आया था, एक ज्वेलर्स था, मतलब रत्नकार था, है ना, ज्वेलर्स था। ट्रेवेर्नियर फ्रांस से आया, 6 बार भारत आया था, और ये भारत की तुलना ऑटोमन साम्राज्य और ईरान से किया। भारत की तुलना ऑटोमन साम्राज्य से करने वाला यात्री है वो ट्रेवेर्नियर है, फ्रांस से आया था। क्लियर है, 6 बार भारत आया था। मनुकी इटली से आया था, वो डॉक्टर है, एक डॉक्टर था। मनुकी इटली से आया था और वो भारत में ही बस गया। पूछता है कि वैसा कौन सा, एसएससी में पूछा गया सवाल है, एसएससी में या बहुत सीडीएस में सवाल पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए कि वैसा कौन सा यात्री है जो भारत में ही बस गया, वो आपका है मनुकी। वर्नियर फ्रांस का, ये भी फ्रांस का, ये डॉक्टर भी है, फिलोसोफर भी है और हिस्टोरियन भी है, मतलब सब कुछ ज्ञाता है ये स्टार्टिंग में मुगल दरबार में काम की खोज के लिए आया था। फिर मुगल दरबार में 1656-1668 तक रहा भी 12 साल। दारा सिको के पास रहा, जो शाहजहां के बेटा था दारा सिको, वहां पे एज ए डॉक्टर के रूप में रहा, चिकित्सक के रूप में रहा। बाद में फिर वैज्ञानिक के रूप में रहा। दनिश मंद करके एक आदमी है, उसके साथ है, दनिश मंद करके आदमी है, उसके साथ वैज्ञानिक के रूप में रहा। तो बात को समझेंगे, ये जो महत्वपूर्ण जो आपके फॉरेन ट्रेवलर्स हैं उनके बारे में आपको याद रखना है ना, कौन कहां से आया, क्या उसका खासियत था, ये एग्जाम में बहुत पूछता है, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी चीजें एमसीक्यू के माध्यम से हम करवा देंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, लगभग 1500 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात उनमें से कई लोग भारतीय सामाजिक रीति रिवाज और धार्मिक प्रथाओं के विषय में वृत्तांत लिखे। क्लियर है। उनमें से कुछ चुनिंदा लोग जैसे कि जेसुस रॉबर्टो नोबिली, उनका नाम देखिए, भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद किया। ये एग्जाम में आ सकता है सवाल कि वो ऐसा कौन सा फॉरेन ट्रेवलर है जिसने इंडियन टेक्स्ट को यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। तो आपको नाम रखना जस्टिस रॉबर्टो नोबिली, है ना, बहुत नया नाम है, नया सवाल बन सकता है, बाकी तो सबको याद रहता है। सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखक में आता है बारबोसा, है ना, विजयनगर साम्राज्य के समय, कृष्णदेवराय के टाइम में। तो बारबोसा पोर्टुगीज का, मतलब पुर्तगाली है, और ठीक है, जो दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का विस्तार। अब देखिए, दक्षिण भारत में आया तो दक्षिण भारत के बारे में बताया, कैसे वहां व्यापार हो रहा है ना, उसके समाज सोसाइटी कैसी है उसके बारे में बताया, है ना।
ओके, फिर कह रहा है कि 1600 के बाद जब डच आया, अंग्रेज आया, तब जाके बहुत सारे फ्रांसीसी यात्री भारत में आना स्टार्ट किए, है ना। इनमें से एक प्रसिद्ध नाम है जौहरी। जौहरी में तो वही ज्वेलर्स है, फ्रांस का है, मैंने बताया ट्रेवेनियर, है ना। जो बैप्टिस्ट टेवेर्नियर, टेवेर्नियर फ्रांस का है, ज्वेलर्स है। उसने 6 टाइम्स इंडिया में आया और वो भारत के जो व्यापारिक स्थिति से बहुत, मतलब भारत का जो व्यापार था उससे बहुत ज्यादा प्रभावित था। उन और भी कुछ, और इसने तुलना किया ईरान और ऑटोमन साम्राज्य, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ट्रेवेनियर का। इसने तुलना किया ऑटोमन साम्राज्य और ईरान से, किसका, भारत का, कि भारत में क्या है, ऑटोमन साम्राज्य में कैसा व्यापार हो रहा है, सब चीजों के बारे में। मनुकी कभी भी यूरोप वापस गया ही नहीं, भारत में बस गया। ये इटालियन डॉक्टर मनुकी, क्लियर है। फ्रांस का रहने वाला वर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक दार्शनिक तथा एक इतिहासकार था। कई लोगों की तरह वह मुगल साम्राज्य में काम के लिए आया था। 56 से 68 तक भारत में रहा, 12 वर्ष तक मुगल दरबार से नजदीकी रूप में जुड़ा रहा। पहले सम्राट शाहजहां के बड़े पुत्र दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में काम किया। बाद में मुगल दरबार के एक आर्मेनियाई अमीर आर्मेनिया का एक नोबेल या बोल सकते हैं अमीर, जो कि मुगल कोर्ट में रह रहा है, वो उसके साथ क्या काम किया, बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक के रूप में, मतलब एक साइंटिस्ट और इंटेलेक्चुअल के रूप में उसके साथ काम किया। तो 12 साल लगभग रहा, कितना रहा, 12 ईयर मुगल कोर्ट। कौन, आपका बर्नियर, फ्रैंसिस बर्नियर। और बर्नियर कहां का, आपका फ्रांस का। क्लियर हो गया, दो तो फ्रांस का, एक आपका इटली का। क्लियर। अब पूर्व और पश्चिम की तुलना, अब पूर्व और पश्चिम की तुलना करने वाला है वो है बर्नियर। कौन है, बर्नियर। वर्नियर जो है बहुत इंडिया के हर एक पार्ट में घुमा, जो भारत में जो भी देखता था उसका तुलना यूरोप के कंडीशन से करता था, और इसने जो भी लिखा उसको लुई 14 को समर्पित किया, है ना, लुई 14, है ना, लुई 14। अब फ्रांस की क्रांति तो लुई 16 आता है, ये लुई 14 को समर्पित किया उसने। कई आप देखिए, आप एक सवाल है, किसका स्टेटमेंट है, मैं ही राज्य हूं, ये स्टेटमेंट किसका है बताना आपको। उसने कई अन्य कार्य प्रभावशाली अधिकारियों और मंत्रियों के पत्रों के रूप में लिखे गए, ठीक है। लगभग प्रत्येक दृष्टांत में बर्नियर ने भारत की स्थिति यूरोप से तुलना, देखिए भारत की स्थिति, भारत का कंडीशन को खराब बताया, बोलो यूरोप अच्छा है, जब भी तुलना किया तो इस बात को हम लोग समझेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, कोई काम का नहीं। कंपेरिजन, इंडिया का यूरोप से कंपेरिजन वर्नियर करता है ना। लेकिन अगर वही हम बात करेंगे जैसे कि ट्रेवेनियर का, तो उसने इंडिया का तुलना कहां से किया, ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से, ठीक है। चलेंगे तो वर्नियर, जब ये बर्नियर 12 साल रहा है तो मुगल आर्मी के साथ ट्रेवल कर रहा था, बता रहा है कि मैं कैसे कैसे ट्रेवल करता था, तो वो चीजें ठीक है, कोई काम का नहीं है, ठीक है। चलिए, ये कोई काम का नहीं है। यहां पे है जब देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं, छोड़ना कुछ नहीं है यार, थोड़ा सा भी चीजें अगर पॉइंट है तो मैं उसको बता दूंगा, इनमें भी सवाल एग्जाम में बन जाए नया तो अलग बात है, ठीक है। भारत के विषय में विचारों का सृजन और प्रसार कर यूरोपीय यात्रियों ने, देखिए भारत के बारे में जो भी यूरोपीय यात्रियों ने बताया है ना, अपने बुकों में जो लिखा, तो कहीं ना कहीं भारत के लोगों के प्रति एक ऐसा इमेज क्रिएट हो गया यूरोप में, है ना। बाद में जब 1750 के बाद जब शेख इस्मुद्दीन तथा मिर्जा अबू भारत के लोग, कौन, क्या नाम उनका, शेख इस्मुद्दीन और मिर्जा अबू, जब यूरोप यात्रा पर गए तो उन यूरोपीय लोगों ने भारतीय समाज की छवि का सामना करना पड़ा और उन्होंने तथ्यों की अपनी अलग व्याख्या के माध्यम से प्रभावित करने का प्रयास किया। हाँ, मतलब जो भी चीजें जिसके बारे में बता दिया जाएगा कि भारत के लोग ऐसे हैं, तो जब कहीं जाएंगे तो वहां पे इस तरह से चीजें होती है ना, इस बात को समझेंगे। वर्नियर के कार्य फ्रांस में प्रकाशित हुए और अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट भी हुआ। 1770 से लेकर 1725 के बीच जो भी उन्होंने यात्रा किया उसको 1670 से लेकर 1725 के बीच उसका वृत्तांत फ्रांसीसी में 8 बार रीप्रिंट हुआ। इस बात को समझेंगे। 1684 तक यह 3 बार अंग्रेजी में ही रीप्रिंट हुआ। अरबी और फ्रांसीसी वृत्तांत तो मतलब ये चलो कोई काम का नहीं है, कोई काम करने, ठीक है। आगे चलते हैं। एक अपरिचित संसार की समझ, अल्बेरुनी तथा संस्कृतिवाद परंपरा। अब हम अल्बेरुनी के बारे में आ चुके, ठीक है। बहुत जल्दी चलेंगे, ओके। संस्कृत के बारे में अल्बेरुनी कहता है
यदि आप इस कठिनाई मतलब संस्कृत भाषा को से पार करना चाहते हो तो यह आसान नहीं होगा, क्योंकि अरबी भाषा की तरह ही शब्दों तथा विभक्तियों दोनों में इस भाषा की पहुंच बहुत विस्तृत है। मतलब इतना आसान नहीं है संस्कृत को समझना। अरबिक लैंग्वेज की तरह इसका जो आपका बहुत सारे जो आपके मतलब कह सकते हैं कि वर्ड्स हैं, इन्फ्लेक्शंस हैं अरबिक की तरह। इनमें से एक ही वस्तु के लिए कई शब्द, मतलब वही परवाची शब्द के बारे में कह रहा है, मूल तथा व्युत्पन्न दोनों प्रयुक्त होते हैं और एक ही शब्द का प्रयोग कई वस्तुओं के लिए होता है ना। इस बात को समझेंगे, एक ही शब्द का प्रयोग कई वस्तुओं के लिए, कनक कनक ते मादकता 100 गुनी अधिका, है ना। कनक का इस्तेमाल सोना के लिए, धतूरा के लिए, अलग के लिए होता है। तो वही बात इसमें बोला गया है कि जिसे भली प्रकार समझने के लिए विभिन्न विशेषक संकेत पद को माध्यम से एक दूसरे से अलग किया जाना आवश्यक। मतलब इसने डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड संस्कृत लैंग्वेज उसके बारे में उसने बताया, ठीक है। समझने में बाधाएं और उन पर विजय, कैसे कैसे इसको प्रॉब्लम हुआ समझने में। जैसा कि हमने देखा, यात्रियों ने उपमहाद्वीप में जो भी देखा समय उसकी तुलना उन्होंने प्रथाओं से जिससे परिचित थे। अब जिस चीज से परिचित था उसका तो तुलना किया। अब उसके बारे में बता रहा है, प्रत्येक यात्री ने जो देखा उस समझने के लिए एक अलग विधि अपनाई। उदाहरण के लिए अल-बिरूनी अपनी निर्धारित उद्देश्य के निहित समस्याओं से परिचित था। उसने कई अवरोधों की चर्चा की, उसमें से अनुसार समझ में बाधक थे। इससे पहला अवरोध था भाषा, जो संस्कृत, अरबी और फारसी से इतनी भिन्न थी कि विचार और सिद्धांतों को एक भाषा दूसरी भाषा में अनुवाद करना आसान नहीं था। पहला जो प्रॉब्लम इसको जो इंडिया में वो लैंग्वेज का था, वो संस्कृत लैंग्वेज। उसके द्वारा चिन्हित दूसरा अवरोध था धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता थी। भारत में लोग अलग अलग धर्म को फॉलो कर रहे हैं, अलग अलग प्रथाएं, अलग अलग ट्रेडिशन है। कोई ट्राइब्स को देख रहे तो अलग ट्रेडिशन है, गांव से गांव डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशन एंड कस्टम्स। तो उसको प्रॉब्लम हुआ समझने में। तीसरा था अभिमान। यहां रोचक बात यह है कि इन समस्याओं की जानकारी होने पर भी अल-बिरूनी लगभग पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित रहा। उसने भारतीय समाज को समझने के लिए अक्सर वेद, पुराण और पतंजलि कृत तथा मनुस्मृति आदि का, मतलब जो भी चीजें भारत को समझने के लिए उन इन चीजों को लिया, है ना। इस चीज को हम लोग समझेंगे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अल-बिरूनी द्वारा जाति व्यवस्था का विवरण, जाति के बारे में क्या बताया। अल-बिरूनी ने अन्य समुदायों के माध्यम से जाति व्यवस्था को समझने की व्याख्या करने का प्रयास किया। उसने लिखा कि प्राचीन फारस मतलब पर्सिया के बारे में, फारस में 4 सामाजिक वर्ग थे। पहला वर्ग है घुड़सवार और शासक वर्ग, दूसरा वर्ग है भिक्षु, अनुष्ठाटिक, पुरोहित और चिकित्सक, मतलब डॉक्टर और पुरोहित को एक में रखा। खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक तीसरा वर्ग है, और चौथा वर्ग है किसान और शिल्पकार। 4 वर्ग बताया कहां, फारस में। दूसरे शब्दों में यह दिखाना चाहता था कि सामाजिक वर्ग केवल भारत तक ही सीमित नहीं थे। इसके साथ ही यह दर्शाया कि इस्लाम में सभी लोगों को समान माना जाता है और उनमें भिन्नताएं केवल धार्मिकता के पालन में थी। इसने बोला कि भारत में मुस्लिम धर्म, इस्लाम में उच्च नीच, अनटचेबल्स ये सब सिस्टम नहीं है। ओनली दे आर डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ जो प्रैक्टिस, जो मतलब जैसे कि सिया सुन्नी होता ना, तो उस पे बताया कि नहीं, केवल धार्मिकता के पालन में डिफरेंस है। मैंने बताया कि जितना भी अल-बिरूनी ने जो भी चीज लिखा वो क्वेश्चन, पहले तो सवाल है ना, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन मतलब उसके बारे में बताया, फिर नीचे कंपैरिजन है ना, कंपैरिजन किया है ना। तो अन्य संस्कृति तो वही बताया कि देखो भारत के लोग, भारत में जाति व्यवस्था इस तरह से थी, है ना, लेकिन इस्लाम में सभी लोग को समान माना जाता था। हाँ, और इनमें भिन्नताएं केवल धार्मिकता के पालन में थी। जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को मानने के बावजूद अल-बिरूनी ने अपवित्रता को, मान्यता को स्वीकार किया। अब देखिए, जो भी इसके मतलब आप कह सकते हैं कि दोस्त हुए सारे सब क्या थे, ब्राह्मण थे। तो जो हमारे ग्रंथों में चीजों में आप देखते हैं कि 4 वर्ण आपको आता है, श्रेष्ठ वर्ण ब्राह्मण इसको माना जाता है। फिर भी उसको मानने के बावजूद अल-बिरूनी ने बताया जो अपवित्रता की मान्यता, जो अपवित्र मतलब जो अनटचेबल्स है, उसको जो ब्राह्मणिकल्स जो डिस्क्रिप्शंस में आपको कास्ट सिस्टम के बारे में बताया गया है, तो अल-बिरूनी ने जो है ना एक कि अपवित्र हो जाएगा, है ना, क्षुद्र है, इस तरह से उसको इसने निगलेक्ट, अस्वीकार किया। उसको इसने अस्वीकार किया। उसने बोला अगर हर वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है वह फिर से अपनी पवित्रता के ओरिजिनल फॉर्म में आने के लिए वो आ सकता है। ऐसा नहीं कोई चीज गंदा होता है वो साफ हो सकता है, इसके बारे में उसने बताया। ठीक है, इसने बताया कि जैसे
बोला कि जैसे सूर्य हवा को स्वच्छ करता है और समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है, अल-बिरूनी ने जोर देकर कहता है यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव होता। उसके अनुसार जाति व्यवस्था में सन्निहित अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थी। मतलब बोला कि जो ये कास्ट सिस्टम के अंदर ये सारा सिस्टम जो है, जातिवाद जो प्रॉब्लम है भारत में, ये लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट है। इस बात को समझेंगे, है ना। अल-बिरूनी ने वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया, वही 4 वर्ण के बारे में कि उच्च जाति ब्राह्मण है ना, जो ब्राह्मण जो ब्रह्मा के सिर से उत्पन्न हुए, वही सेम चीजें बताएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। जैसा कि हमने देखा है जाति व्यवस्था के विषय में अल-बिरूनी का विवरण, उसके नियम, अब जो संस्कृत ग्रंथ में लिखा था उसके अकॉर्डिंग उसने बताया जाति व्यवस्था के बारे में, है ना। अब देखेंगे इस ग्रंथों में ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था को संचालित करने वाले नियमों का प्रतिपादन किया गया था, लेकिन वास्तविक जीवन में यह व्यवस्था इतनी भी कड़ी नहीं थी। उदाहरण के लिए अत्यंज, अत्यंज मतलब होता है जो जन्मा है सिस्टम के बाहर, वॉर्न आउटसाइड द सिस्टम, है ना, नामक श्रेणियों ने से सामान्यतः यह अपेक्षा की जाती थी कि वे किसानों और जमींदारों के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध करे। इन दूसरे शब्दों में हालांकि अक्सर सामाजिक प्रताड़ना का शिकार होते थे, फिर भी इन्हें आर्थिक तंत्र का हिस्सा किया गया। मतलब बोला कि देखिए ठीक है ऐसा जाति व्यवस्था था, लेकिन फिर भी अब देखिए एक अत्यंज के बारे में बताया कि जो अत्यंज थे इनसे एक्सपेक्टेशन इसे क्या था कि जो किसान है ना, जो किसान है, जो जमींदार है, इनके पास रह के इनके लिए वो लेबर का काम करें, लेबर का काम करें। इनको पता है, इनको बहुत हमेशा प्रताड़ना का शिकार होते थे, बट फिर भी एक हिस्सा है किस चीज का, इकोनॉमिक का हिस्सा, एक इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा, इनके बिना खेती होगा नहीं। तो ये बताया गया कि किस तरह से, ऐसा नहीं है कि एकदम निग्लेक्ट किया जा रहा है ना। अब देखते हैं अब इब्न तूता, अब आगे हम लोग मोरक्को, अब आगे हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक, हम आगे हम लोग 14वीं शताब्दी, है ना। इब्न तूता तथा अनजाने को जानने की उत्कंठा, जो चीज इब्न तूता ने नहीं देखा था उसके बारे में बताया, है ना। जिस चीज के बारे में नहीं देखा था, जैसे नारियल को इसने नहीं देखा था, नारियल और पान नहीं देखा था, इब्न तूता नारियल और पान कभी नहीं देखा था। उसने बताया नारियल के बारे में कि नारियल जो है वो खजूर की तरह ही है ना। तो ये सारा सिस्टम बताया कि इससे काष्ठफल प्राप्त होता है, दूसरे खजूर है, नारियल का वृक्ष फल मानव सिर से मेल खाता है, जैसे गोल होता है ना, तो उसे बताया, है ना। जैसे मानो इसमें 2 आंख है ना, मुख भी है, अंदर का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखता है और इनमें से जुड़ा रेशा बाल जैसे दिखाई देते हैं, इससे रस्सी बनता है, जैसे नारियल का रस्सी बनता है, उसके बारे में बताया, है ना। तो ये सारा बताया किसके बारे में, नारियल के बारे में। पान के बारे में बताया कि पान जो है अंगूर की तरह होता है ना, अंगूर की तरह होता है, खाने से पहले सुपारी ली जाती है, जायफल होती है, ये सब बताया कि छोटे टुकड़े होते हैं, मुंह में रखकर चबाया जाता है, पत्तियों के साथ चबाया जाता है। पान के बारे में, तो पान और मीन्स कोकोनट, ये 2 चीजों से अपरिचित था, कभी भी इब्न तूता ने नहीं देखा था। इस बात को हम लोग समझेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया, इसमें कोई ऐसा कई काम का चीज नहीं है जिसे हमें समझना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हम लोग। है ना, इब्न तूता और भारतीय शहर। देखिए इब्न तूता और भारतीय शहर। इब्न तूता ने उपमहाद्वीप के शहरों को उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया जिनके पास आवश्यक इच्छा, साधन और कौशल था। इब्न तूता ने जो भारत के जो शहर थे उनके बारे में बताया कि शहर था बहुत उन लोगों के लिए है जो अपॉर्चुनिटी के लिए एक्साइटेड है, उसके लिए है। ये शहर घनी आबादी तथा समृद्ध थे, सिवाय कभी कभी युद्ध तथा अभियानों से होने वाले विध्वंस। मतलब बोला बहुत समृद्ध, बहुत प्रोस्पेरस है भारत के जो शहर है और पॉपुलेटेड है, बहुत ज्यादा जनसंख्या है। हाँ, कभी कभी अटैक होता है तो थोड़ा सा लुटा जाते हैं, इसके बारे में बताया, है ना। बोला कि इब्न तूता के वृत्तांत से प्रतीत होता है कि अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें तथा चमक दमक वाले रंगीन बाजार थे जो विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे। इब्न तूता ने दिल्ली को बहुत बड़ा शहर बताया, बहुत जनसंख्या, हाँ, और बहुत भारत में सबसे बड़ा है दिल्ली बताया इसने। और बताया कि दौलताबाद, अब दौलताबाद क्यों बता रहा,
जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया है, और मोहम्मद बिन तुगलक के साथ काजी के पद पे रहा है, और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दौलताबाद किया था। तो दौलताबाद के बारे में बताया, महाराष्ट्र के बारे में, कि वो भी कम नहीं है, दिल्ली से कम नहीं है, दिल्ली से भी उसका थोड़ा ही साइज कम है लेकिन कम नहीं है। ठीक है, दिल्ली के बारे में बताया कि दिल्ली की जनसंख्या बहुत थी, चारों ओर पूरा दीवार है, दिल्ली के चारों ओर दीवार है ना, 28 दरवाजे हैं दिल्ली में, बहुत सारे खिड़कियां हैं, है ना, अनाज की मंडी है, सब कुछ, फलों का बगीचा है, ये सारे चीजें बताएंगे जिससे कोई काम का नहीं है। ठीक है, बाजार के बारे में इसने बताया इब्न तुता रेहला ने। ठीक है, देखिए ये अगर आपका रहता ना हिस्ट्री ऑनर्स, सॉरी हिस्ट्री ऑनर्स, जब आपका हिस्ट्री ऑप्शनल रहता अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर में, तो ये रेहला से बहुत बार सवाल आया एग्जाम में। ठीक है, इसलिए इसके बारे में बताया जा रहा है कि बाजार वर नॉट ओनली प्लेस ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बट आल्सो द सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटी। मतलब जो बाजार है, केवल ऐसे नहीं कि बाजार है तो वहां पे खरीदारी हो रहा है, बेचा जा रहा, नहीं, वहां पे और भी सांस्कृतिक गतिविधियां हो रही है, डांस हो रहा है बाजार में, अलग अलग जादू दिखाया जा रहा है, बहुत कुछ चीजें हो, जैसे आप देखते होंगे, आज आप बाजार में जाते होंगे तो बहुत कुछ आपको देखने को मिलता होगा। केवल ऐसा नहीं है कि केवल सामान खरीदा रहे हैं, तो गांव के बाजार में अगर आप जाएंगे, है ना, जनरली, तो आपको बहुत कुछ देखने को मिला है, कहीं पे डांस हो रहा है, कहीं पे मदारी दिखा रहा है, सांप दिखा रहा है, कुछ कुछ चीजें, तो अलग एक्टिविटीज होते रहती है, उसके बारे में बताया, है ना। ठीक है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, बाजार में सब कुछ हो रहा है। हालांकि इब्न तुता ने शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि नहीं थी। इतिहासकारों ने उसके वृत्तांत का प्रयोग यह तर्क देने में किया कि शहर अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गांव के रिसर्च से अधिक। इब्न तुता ने पाया कि भारतीय कृषि के इतना अधिक उत्पादनकारों होने कारण मिट्टी का उपजाऊपन था, जो किसानों के लिए वर्ष में 2 फसलें, लोग 2 बार फसल उपजा रहे हैं, इतना उपजाऊ जमीन है भारत में, बताया जा रहा है ना। उसने यह भी ध्यान दिया कि उपमहाद्वीप व्यापार तथा वाणिज्य के अंतर एशियाई तंत्रों में भली भांति जुड़ा था। भारतीय माल की मध्य तथा दक्षिण पूर्व एशिया दोनों में बहुत मांग था, इसके शिल्पकार तथा व्यापारियों में भारी मुनाफा होता था। भारतीय कपड़े, विशेष रूप से सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम, जरी तथा साटन की अतिरिक्त मांग थी। इब्न तुता हमें बताता है कि महीन मलमल वही आपका मसलिन है ना, मसलिन बंगाल वाला एरिया में ज्यादा मिल रहा था। ठीक है, कई किस्म में इतनी अधिक मांगी थी कि उन्हें अमीर वर्ग तथा बहुत बड़ा धना लोग ही पान। मुस्लिम एक तरह का मतलब कहने का मतलब हुआ कि कपड़ा है ना, कपड़ा है जो मतलब कहने का मतलब जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, चलते हैं। इब्न तुता ने दौलत, आप देखिए, आप जब उसने दिल्ली के बारे में बताया, दिल्ली में इतना 22 दरवाजा है, तो इसने दौलताबाद के बारे में, तो महाराष्ट्र के जो एरिया है उसके बारे में इसने बताया कि देखिए ऐसा है, दौलताबाद में पुरुष और महिला गायक के लिए एक बाजार है, एक ऐसा बाजार है जहाँ उसको ताराबाद बोलते हैं। वहां सबसे विशाल और सुंदर बाजारों में से एक है। यहाँ बहुत सी दुकानें और प्रत्येक दुकान में एक ऐसा दरवाजा मालिक की आवाज से खुलता है। दुकानों में कालीनों से सजाया गया है और दुकान के मध्य में झूला है जिस पर गायिका बैठती है और सभी प्रकार के बहु वस्तुओं सजी होती है और उसकी सेविकाएं उसके झूला झूलाती है। बाजार के मध्य में एक विशाल गुंबद खड़ा है जिसमें कालीन बिछाए गए हैं और सजाया गया है। इसे प्रत्येक गुरुवार सुबह की बात के बाद संगीतकारों के प्रमुख अपने सेवकों और दासों के साथ स्थान ग्रहण करते हैं। गायिकाएं एक के बाद एक झुंड में अपने समक्ष सूर्यास्त का गीत गाती है और नाचती है, जिससे पश्चात वे चले आते हैं। इस बाजार में इबादत के लिए मस्जिदें बनी हुई है। हिंदू शासकों में से एक जब भी बाजार से गुजरता है तो गुम्बद में उतर कर आता था और गायिकाएं उसे समक्ष गान प्रस्तुत करती थी। मतलब वही एक ताराबाद के बारे में बताया कि एक ऐसा शहर, एक ऐसा जगह है जहां पे लोग डांस करते हैं, जहां पे लोग क्या करते हैं, डांस करते हैं। पुरुष और महिला गाना गाते हैं ना, गाना गाते हैं और उसके बाद डांस भी करते हैं ना, सॉरी ओके, केवल गाना गाते हैं। ठीक है, इस बारे में बताया गया। ठीक है, चलिए कोई काम। तो जो भी उसने देखा उसके बारे में वर्णन किया। जाहिर सी बात है, बहुत महत्वपूर्ण चीज जो है वो है इब्न तुता ने जो बताया है, वो बताया है डाक सिस्टम का, पोस्टल सिस्टम का। मतलब उस समय इतना अच्छा कंडीशन जो बताया डाक सिस्टम का, उसको यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। ये सवाल आएगा कि यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मिडाइवल इंडिया, है ना, किसके द्वारा बताया गया? किसके द्वारा बताया है कि भारत में एक बहुत ही संचार का एक अनूठा प्रणाली था मध्यकालीन भारत में। इब्न तुता ने बताया कैसे लेटर भेजा जा रहा है एक जगह दूसरी जगह, उसमें तो गाड़ी वाली तो है नहीं। तो ये सब के बारे में बताया इब्न तुता ने। जैसा कि इसने बताया था कि भाई दिल्ली से दौलताबाद जाना है तो 40 दिन लग जाएगा,
लेकिन लेटर 5 दिन में पहुंचा दे रहा है, कैसे? बताया था। देखिए व्यापारियों को आप ये सब पूरा पढ़ा चुके हैं। रेहला आप देखिए, रेहला मैंने पूरा अच्छे तरीके से बताया है। इस पूरा बुक के बारे में मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया। बहुत जिसको अगर पढ़ने का इच्छा हो, समझने का इच्छा हो, तो वो जाके वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, आप हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना होगा, वहां पे मैंने अच्छे तरीके से समझाया है। ओके, बेहतरीन तरीके से किताब ये बुक के बारे में, ठीक है, रेहला के बारे में, इसमें क्या क्या चीजें हैं। देखिए व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष उपाय करता था। लगभग सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय तथा देखिए ये एरिया है, इससे क्या हो रहा है? बिजनेस हो रहा है, मतलब व्यापार हो रहा है। तो यहाँ पे बीच में गेस्ट हाउस है ना, गेस्ट हाउस है, कहीं कहीं पे सराय है, जहाँ पे व्यापारी थक जाएंगे तो रुकेंगे, है ना। एवं तूता डाक प्रणाली की कार्य कुशलता देखकर चकित हुआ। वही बात है, इसने व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजना और उधार प्रेषित करना संभव हुआ, बल्कि अल्प सूचना पर माल भेजना भी था। अब पोस्टल सिस्टम के बारे में था। पोस्टल सिस्टम जो है, एक व्यापारी को अगर लेटर में कुछ मैसेज भेजना है तो बहुत जल्दी भेज पाता था। अब एक व्यापारी अगर यहाँ पैदल या कुछ ऐसे आएगा तो टाइम लगेगा, लेकिन वो लेटर सिस्टम जो पोस्टल सिस्टम था वो बहुत ही इफिशियंट था। इतना कुशल था कि जहां सिंध से दिल्ली तक यात्रा 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था से 5 दिनों में, मात्र 5 डे। स्पाई जो गुप्तचर के माध्यम से, अगर देखिए सुल्तान कहाँ बैठा, दिल्ली में, और सिंध में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको अगर वहां से पैदल आएगा, जो कंडीशन बताया इवन तूता ने, 50 दिन लग जाता। लेकिन ये डाक सिस्टम इतना तगड़ा था कि 5 दिन में पहुंच रहा। कैसे, क्या था, समझेंगे बात को, ठीक है। ओके, थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। देखिए भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है। कैसा बोलता है? अश्व डाक व्यवस्था, घोड़ा वाला, है ना, जिसे उल्लुक कहा जाता है। अब इसको समझिएगा, उल्लुक व्हाट। अब इस सवाल बनाया कैसे एग्जाम में, कैसे बनाएगा? उल्लुक, उल्लुक इन मिडाइवल इंडिया, मध्यकालीन भारत में उल्लुक क्या था? अब समझ को लगा कि कोई पोस्ट होगा, है ना, कोई पोस्ट होगा, करेंसी होगा, कुछ भी। क्या था ये? डाक सिस्टम, हॉर्स डाक सिस्टम। क्या था ये? हॉर्स पोस्ट। क्या था? हॉर्स पोस्ट। अश्व डाक व्यवस्था मतलब घोड़ा के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है लेटर, है ना। हर 4 मील की दूरी पर राजकीय घोड़ों द्वारा संचालित होती थी। पैदल डाक व्यवस्था के प्रति मील 3 अवस्थान होते थे, इसे दावा कहा था। अब जो पैदल जो पहुंचा रहे हैं, है ना, अब देखिए हर 4 मील पे घोड़ा, हर 4 मील पे घोड़ा, हर 4 मील पे घोड़ा, ठीक है। हर अब एक घोड़ा यहाँ से दौड़ के गया, 4 मील पे पहुंचा, लेटर थमा दिया, ये दौड़ के गया यहाँ थमा दिया, दौड़ के गया यहाँ थमा दिया, ऐसे करके थकेगा भी नहीं सब घोड़ा और काम भी होगा। तो ये सिस्टम था, ठीक है। और द फुट पोस्ट हैज 3 स्टेशंस पर माइल, इट इज कॉल्ड दावा। और जो पैदल है ना, पैदल जो आपका मतलब कह सकते हैं डाक व्यवस्था था, उसको बोल रहे थे दावा। चलो दावा, तो 2 चीज, उल्लुक एंड दावा। सवाल 2 ऐसे भी आ सकता है, उल्लुक एंड दावा मिडाइवल इंडिया में क्या था? उल्लुक एंड दावा टर्म्स इन मिडाइवल इंडिया डिनोट्स पोस्टल सिस्टम, है ना, ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक बोल सकते हैं, है ना। इस बात को समझेंगे तो आप समझेंगे। पोस्ट हैज 3 स्टेशन पर माइल, है ना, 1 मील में 3 पोस्ट स्टेशन है। आप समझिएगा बात को। नॉट एवरी थर्ड ऑफ माइल देयर इज अ वेल पॉपुलेटेड विलेज आउटसाइड विद 3 पैवेलियन व्हिच सीट मेन विद गैडर लैंड रेडी टू स्टार्ट। अब बात को समझेंगे, क्या दिया। आप देखिए 4 मील पे क्या है? घोड़ा खड़ा है, और हर 1 मील पे 3 क्या है? फुट पोस्ट है, फुट पोस्ट है। बात को समझिएगा। यहाँ 1 मील पर 1 तिहाई होता था। अब हर 3 मील पर घनी आबादी वाला एक गांव होता था, जिसके बाहर 3 मंडप होते थे, जिसमें लोग काज आराम के लिए तैयार बैठे रहते थे। उनमें से प्रत्येक के पास 2 हाथ लंबी एक छड़ होती थी, जिससे ऊपर तांबे की घंटियां लगी होती थी। जैसे ही संदेश वाहक शहर से यात्रा आरंभ करता था, तो एक हाथ में पत्र तथा दूसरे हाथ में घंटिया सहित छड़ लिए वह क्षमता अनुसार तेज भागता था। जब मंडप में बैठे लोग घंटियों की आवाज सुनते थे, वे तैयार होते थे। जैसे ही संदेश भाग उनके पास पहुंचा था, उनमें से एक उसे पत्र लेता था और वह छड़ हिलाते हुए पूरी ताकत से दौड़ता था, जब तक वह अपने अगले दवा तक नहीं पहुंच जाता है। पर देखिए बात को समझिएगा कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। अब
हर एक मील पे यहाँ पे एकदम छड़ में लेटर लेके दौड़ रहा है, यहाँ पे आया तो यहाँ से उठा के लेटर दौड़ के चल गया, आगे चल गया। किसी को घोड़ा से पूछाना तो घोड़ा के माध्यम से पूछा सकते हैं। तो ये सिस्टम है, आप समझ रहे बात को जल्दी करने के लिए, ठीक है, इस बात को समझ। लेकिन हमें क्या समझ, हमें ध्यान में ये रखना है ना, हमें ये ध्यान में रखना है, हमें ध्यान में क्या रखना है, हमें ध्यान रखना है ये दो चीज, उल्लूक एंड दावा। ओके, दो चीजें बहुत, अब इसमें ये चीजें हैं, आप ये बताइएगा अब्दुल रजाक हु केम इंडिया ड्यूरिंग देवराय सेकंड, है ना, विजयनगर साम्राज्य। तो अब्दुल रजाक 440 में बुक लिखा, उसमें बताया है बहुत चीजें इसके बारे में समझे। कालीकट के बारे में बताया, कालीकट का बंदरगाह देखा, है ना, जो बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड था, ठीक है, ऐसे लोग थे समझ भी नहीं पाया, है ना, ठीक है। फिर उसने बताया कि जब मंगलौर गया, वेस्टर्न घाट क्रॉस किया तो बहुत सारा मंदिर देखा, है ना। विद इन 3 leagues 9 miles of Mangalore I saw an idol house of like which not found in Albal. It was square, 10 year, है ना, 5 year height। ये बताया कितना एक मतलब कहने का मतलब कि एक अतुलनीय है, ठीक है। यह बरकार था, इसके प्रत्येक पूजा मतलब एक मंदिर देखा, बोला जिससे प्रत्येक भुजा लगभग 10 गज, ऊंचाई 5 गज, 4 द्वार मंडप, है ना, ढले हुए कांसे से ढका हुआ मंडप, सोने का बना मूर्ति, मानव आकृति से आदम का दो, इसकी दोनों आंखों में काले रंग की मणिक, है ना। तो ये बताया गया कि इसने बताया कि हम एक मंदिर देखे, मंदिर बहुत बड़ा, है ना, तांबा का पूरा किया हुआ है, सोना, अंदर सोना का मूर्ति है, मूर्ति में ऐसा एकदम भगवान मतलब जनरली जो मंदिर में मूर्ति होता है, मूर्ति ऐसा लगा बहुत बड़ा आदमी है, उसके आंखें जो हैं एकदम मतलब चमक रही हैं, ऐसा लग रहा देख रहा। तो ये बताया जो भी वर्णन किया इंडिया में आया था, ठीक है, इस बात समझिए, कोई काम का नहीं, ठीक है। वर्नियर द डिजेनरेट ईस्ट, अच्छा वर्नियर फ्रैंकिश वर्नियर कहां से, फ्रांस के है ना, क्या किया ये वर्नियर, यूरोप से तुलना किया, ट्रेवेनियर तुलना किससे किया है, ऑटोमन साम्राज्य से। अब यूरोप से तुलना की, यूरोप इंडिया को खराब बताया, तो वही बताया, देखिए क्या बताया है। इमतुता ने उस हर चीज का वर्णन करने का निश्चय किया जिसे अपने अनूठेपन के कारण प्रभावित और उत्सुक किया। वही वर्नियर एक भिन्न बुद्धिजीवी परंपरा से भ्रमित था, उसने भारत में जो भी देखा उसका समान रूप से यूरोप और विशेष रूप से फ्रांस में व्यापक स्थिति में तुलना तथा भिन्नता को उजागर करने के प्रति चिंतित था। विशेष रूप से वो स्थिति, ठीक है, वही चीज है। अब ये फ्रांस का यात्री है वर्नियर, ये तुलना जब कर रहा है यूरोप और फ्रांस से तुलना कर रहा है, ये वही यूरोप है जहां पे आप समझेंगे जब आप पढ़ेंगे कि रोटी के लिए मार हो गया था, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, है ना। और ये बहुत अच्छा बता रहा है फ्रांस को उस समय की तुलना में। और आपने देखा होगा जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे तो क्या हालात था, है ना, क्या वहां पे किस तरह से मतलब मैं तो बता रहा हूं कि इंडिया से अच्छा स्थिति नहीं है। और इसने तुलना क्या आप समझिएगा, सबका सोच है अलग अलग। बर्नियर के ग्रंथ ट्रेवलर इन द मुगल एम्पायर, बुक ही है, बुक पूछेगा, ट्रेवलर इन द मुगल एम्पायर किसका बुक है, वर्नियर का। वो अपने ग्रहण प्रक्षेपण आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तक गहन चिंतन के लिए लेखनी है। उसने वृत्तांत में की गई चर्चाओं में मुगलों के इतिहास को एक प्रकार वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया गया। और निरंतर मुगल काल में भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप की सामान्यता यूरोप की श्रेष्ठता को रेखांकित करते हुए उसने भारत का चित्रण द्विविपरीतता के नमूने पर आधारित किया, जहां भारत को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में दिखाया गया या फिर यूरोप को विपरीत जैसा कुछ इतिहासकार परिभाषित करते हैं। उसने जो भिन्नताएं महसूस की उन्होंने भी प्रदान कर अनुसार, मतलब वही बात है। इसने वेस्टर्न वर्ल्ड को सुपेरियर बताया इन कंपेयर टू इंडिया, इंडिया को इंफीरियर बताया इन कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड। अब बात को समझेंगे, ठीक है, इस चीज को, ठीक है, आगे चलते हैं। द क्वेश्चन ऑफ लैंड ओनरशिप, भूमि स्वामित्व का प्रश्न देखिएगा। वर्नियर के अनुसार भारत यूरोप के बीच मेन जो डिफरेंस होता है प्राइवेट ऑनरशिप का अभाव। भारत में जितना भी जमीन था उस समय वो सारा किसका है, स्टेट का, मतलब राज्य का, या बोल सकते हैं कि शासक का, सुल्तान का, मुगल का। सरकारी जमीन ज्यादा, निजी जमीन नहीं है ना। पता है सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम ये है ना, महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है कि भारत के लोग ज्यादा गरीब हैं। इसने बताया है, देखिए, उसका निजी स्वामित्व के गुणों में निश्चय विश्वास था। उसने भूमि पर राजकीय स्वामित्व को रात तथा उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक माना। उसने यह लगा कि मुगल साम्राज्य के सम्राट सारी भूमि का स्वामी था जो इसे अपने अमीरों के बीच बांटता था और इससे अर्थव्यवस्था और समाज के लिए अनर्थकारी परिणाम होते थे। इस प्रकार का अवबोधन वर्नियर तक ही सीमित नहीं था बल्कि 16वीं तथा 17वीं शताब्दी के अधिकांश वृत्तांत में मिलता। सबने बोला कि भाई जमीन जो है
पीपल्स के लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, और तभी वो समृद्ध हो पाएंगे। अदरवाइज केवल मुगल के पास जमीन है और ये अपने नोबल्स को बीच में बांटे हैं, जैसे एकतादार प्रथा सब सिस्टम था, तो बताया कि ये कहीं ना कहीं गरीबी का कारण है। जैसे देखिए व्यापक गरीबी के बारे में बताया। पेलसट एक डच यात्री है, ये सवाल एग्जाम में आ चुका है ना, जो 17वीं शताब्दी में आया था। वर्नियर की तरह वह भी लोगों में व्यापक गरीबी देखकर अचंभित था। इतनी अधिक तथा दुखद गरीबी में रहते हैं कि इनके जीवन को मात्र नितांत अभाव के घर तथा कठोर कष्ट दुर्भाग्य के आवास के रूप में चित्रित अथा ठीक प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। राज को उत्तरदायी ठहराते हुए वह कहता है, कृषकों को इतना अधिक निचोड़ा जाता है कि पेट भरने के लिए उनके पास सूखी रोटी भी मुश्किल से बचती थी। अब इस बात को समझिए कि सवाल एग्जाम में पूछा गया है ना, ये पूछा गया, ठीक है। So much wrung from the peasants that even dry bread is scarcely left to fill their stomach. केवल सूखी रोटी बची किसानों के पास, इतना। तो ये पेलसट ने बताया गरीबी के बारे में। ये सवाल आपका नेट वाला एग्जाम जेआरएफ में भी पूछा है ना, तो अलग बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। तो ये पेलसट एक डच ट्रेवलर जिसने बताया गरीबी के बारे में, भारत में गरीबी था किस तरह से, तो इसने भी राज्य को ही दोषी ठहराया, है ना। आप बात को समझेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। वही बात है, बताया है कि इस प्रकार निजी भू स्वामित्व के अभाव ने बेहतर भूधारकों के वर्ग के उदय को रोका, जो भूमि के रखरखाव पर बेहतरीन प्रति सजग रहते। इसलिए चलते कृषि का समान रूप से विनाश, किसानों का उत्पीड़न, समाज में सही वर्गों के जीवन में अनवरत पतन की स्थिति उत्पन्न हुई, सिवाय शासक वर्ग की। जो शासक वर्ग था उसको तो कुछ दिक्कत ही नहीं हुआ। ओके, अब गरीब किसान। अब ये देखिए, समझिएगा बात को। वर्नियर ने भी एक लिखा है गरीब के बारे में। क्या लिखा है? बर्नियर द्वारा ग्रामीण अंचल में कृषकों के विषय में दिए गए विवरण। हिंदुस्तान के साम्राज्य के विशाल ग्रामीण अंचलों में से कई केवल रेतीली भूमियां या बंजर पर्वत ही है। यहाँ की खेती अच्छी नहीं है। इन इलाकों की आबादी भी कम है। यहाँ कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा भी श्रमिकों के अभाव में कृषि विहीन रह जाता है। इनमें से कई श्रमिक गवर्नरों तथा किए गए बुरे व्यवहार के फलस्वरूप मर जाते हैं। गरीब लोग जो अपने लोभी स्वामियों के मांगों को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो उन्हें न केवल जीवन निर्वहन के साधनों से वंचित कर दिया जाता है, बल्कि उन्हें अपने बच्चों से भी हाथ धोना पड़ता है, जिन्हें दास बनाकर लाया जाता है। इस प्रकार ऐसा होता है कि इस अत्यंत निरंकुशता से हताश हो किसान गांव छोड़कर चले जाते हैं। इस उदाहरण बर्नियर राज्य और समाज के संबंधित यूरोप में प्रचलित तत्कालीन विवादों में भाग ले रहा था, और उसका प्रयास था कि मुगल कालीन भारत में संबंधित उसका विवरण यूरोप में उन लोगों के लिए चेतावनी का कार्य करा जो निजी स्वामित्व की अच्छाइयों को स्वीकार नहीं करते हैं। इसने ऐसा लिखा और बताया इस चीज को इसलिए क्योंकि यूरोप में जो चल रहा था कंडीशन चल रहा था प्राइवेट ऑनरशिप का, है ना, उसके बारे में कि देखिए अगर यहाँ जो लोग विरोध कर रहे थे प्राइवेट ऑनरशिप को लेके कि जमीन जो है जनता के पास भी होना चाहिए, जनता के पास ज्यादा होना चाहिए, तो जो लोग फ्रांस से विरोध कर रहे थे उसके लिए था कि देखो अगर ऐसा करोगे, इस चीज का विरोध, प्राइवेट ऑनरशिप का विरोध करिएगा तो भारत ऐसा स्थिति हो जाएगा, है ना, ये बात बताएगा। ठीक है, देखिए बताया है। इसी के विस्तार के रूप में बर्नियर भारतीय समाज के दरिद्र लोगों की समृद्ध जनसमूह में बना वर्णित करता है, जो एक अमीर और शक्तिशाली शासक वर्ग जो अल्पसंख्यक होते हैं और के द्वारा अधीन बनाया जाता है। गरीबों में सबसे गरीब तथा अमीरों में सबसे अमीर व्यक्ति के बीच नाम मात्र की कोई सामाजिक समूह वर्ग नहीं था। बर्नियर बहुत ही विश्वास से कहता है भारत में मध्य की स्थिति नहीं थी, मतलब मिडिल क्लास तो था ही नहीं भारत में, ऐसा बोला गया। देयर इज नो मिडिल क्लास, गरीब है तो गरीब, अमीर है तो अमीर, बस ये दो चीजें ये बताया इसमें। ठीक है, ठीक है, ये हमारा आ गया। देखिएगा इसमें क्या है, हाँ वर्नियर चेतावनी दिया है अपने यूरोपियन शासकों को मुगल ढांचे का, मतलब मुगल का जो पॉलिसी अगर फॉलो करोगे तो बोला भारत की स्टेट के ऐसा आपका स्थिति हो जाएगा। उनके राज इस प्रकार अच्छी तरह से जूते और बसे हुए हैं, इतनी अच्छी तरह से निर्मित, इतने समृद्ध, इतने सुशिष्ट तथा फलते फूलते नहीं रह जाएंगे जैसा कि हम उन्हें देखते हैं। दूसरी दृष्टि में हमारे शासक अमीर और शक्तिशाली हैं और हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी और बेहतर राजसी ढंग से सेवा हो
जल्दी रेगिस्तान बेकारी तो वो बात चीजें हैं। अगर उस तरह का फॉलो करेंगे तो ये स्थिति हो जाएगा। हम उन महान शहरों और नगरों को खराब हवा कारण न रहने योग्य अवस्था पाएंगे तथा विनाश की स्थिति में इनके जीर्णोद्धार में किसी चिंता नहीं है। चले कोई काम करें, ठीक है। हाँ, बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को बोला कि यह मुगल साम्राज्य के राजा मतलब मुगल किंग्स को क्या बोला, भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा। इसके शहर और नगर विनष्ट तथा खराब हवा से दूषित थे। इनके खेत झाड़ीदार तथा घातक दलदल से भरे हुए हैं और इसका मात्र एक ही कारण है, राजकीय भूस्वामित्व मतलब क्रॉन ऑनरशिप ऑफ लैंड। जमीन पे केवल सुल्तान या आप बोल सकते हैं कि मुगल किंग का कब्जा, उसका मतलब पूरा सरकारी जमीन। ये कंसेप्ट ज्यादा जोर दिया इस बात को किसने, वर्नियर ने। तो ये ध्यान में रखे, बार बार आ रहा है ये सवाल कि वैसा कौन सा फॉरेन ट्रेवलर था जिसने क्रॉन ऑनरशिप ऑफ लैंड को जिम्मेदार ठहराया भारत में गरीबी को। तो हमारा एक सवाल नया बनेगा और वो हमारा कौन है, बर्नियर, है ना। इसने मुगल एम्पायर को, उसके राजाओं को बोला बेगर्स एंड बारबेरियन, किंग ऑफ वेगर एंड बारबेरियंस। बोला कि इसके जो राज्य है वो गंदे हवा से भरा हुआ, मतलब हवा गंदी है, उसकी जमीन सब पूरा झाड़ीदार है, दलदल है ना। इस बात को समझे। और इसका कारण क्या है, क्रॉन ऑनरशिप ऑफ लैंड, बार बार इसको जोर दिया गया है। आश्चर्य की बात है कि एक सरकारी मुगल दस्तावेज यह इंगित नहीं करता है कि राज ही भूमि का एकमात्र स्वामी था। उदाहरण के लिए 16वीं शताब्दी में अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार अबुल फजल भूमि राजस्व को राजत्व का प्रश्रमिक बताता है, जो राजा द्वारा अपनी प्रजा के सुरक्षा प्रदान करने के बदले मांग गई प्रतीत होती है, ना कि स्वामित्व वाली भूमि पर लगान। ठीक है। अब देखिए अबुल फजल एक थोड़ा सा उल्टा, अब जबकि उस समय के जो बुक्स लिखे गए उसमें ऐसा तो जमीन के बारे में नहीं बताया, ऐसा ऑनरशिप नहीं हालांकि वर्नियर ने इस चीज को बोला, लेकिन उस समय जो रहे उन लोगों ने इस तरह की चीजें नहीं बताया। उसने क्या बताया, समझे बात को। अबुल फजल जो 16वीं शताब्दी में अकबर का जो आप पता है कि उसने बुक लिखा, तो उसने बताया कि ये जो राजस्व को राजत्व का परिश्रमिक बताता है ना। उसने बताया राजा द्वारा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के बदले की गई मांग प्रतीत होती है, ना कि स्वामित्व वाले भूमि पर लगान। ऐसा नहीं कि आपसे लगान लिया जा रहा है, आपसे आपके सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए आपसे रेवेन्यू लिया जा रहा है ना। ऐसा संभव है कि यूरोपीय यात्री ऐसी मांगों को लगान मानते थे क्योंकि भूमि राजस्व की मांग अक्सर बहुत अधिक होती है, लेकिन असल में यह तो न लगान था ना ही भूमि कर, बल्कि उपज पर लगने वाला कर था। जाहिर सी बात है एक टैक्स फिक्स था कि इतना आपको राजस्व देना है, अगर इतना आप कर रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है कि ऑनरशिप ऑफ लैंड जाहिर सी बात है कि किसानों के बीच में होगा, है ना। जो भी इसने देखा, वर्नियर के विवरणों ने 18वीं शताब्दी से पश्चिमी विचार को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी दार्शनिक रोमांटेस्क्यू ने उसके वृत्तांत का प्रयोग प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया, जिनके अनुसार एशिया, है ना, में शासक अपनी प्रजा के ऊपर निर्बाध प्रभुत्व का उपभोग करते हैं और जिसे दास्ता गरीबी की स्थितियों में रखा था। इसने बताया कि जो एशिया के जो शासक हैं वो बहुत ज्यादा डिस्पोर्ट्स है, मतलब बहुत ज्यादा ही एब्सोल्यूट अथॉरिटी रखते हैं अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर, इसलिए और लोगों को गुलाम बना के रखते हैं। इस तरह का आधार था कि सारी भूमि पर राजा का स्वामित्व होता है, तो निजी संपत्ति अस्तित्व में नहीं थी। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजा और उसके अमीर वर्ग को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति मुश्किल से गुजर बसर कर पाता था। मॉन्टेस्क्यू के बारे में मैंने बताया है, जब मैंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ाया था, है ना, उसके बारे में मैंने बताया। 19वीं सदी में कार्ल मार्क्स ने इस विचार को एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत के रूप में और आगे बढ़ाया। चलिए ठीक है, कोई काम का नहीं है, ये तो हम लोग पढ़ चुका है ना, ये सब बड़ी हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा। एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई क्या है, एक सेकंड। हालांकि मुगल साम्राज्य को निरंकुश रूप देने की तन्मयता स्पष्ट है, लेकिन उसके विवरण कभी कभी एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा करता है। उदाहरण के लिए यह कहता है कि शिल्पकारों के पास उनके उत्पादों को बेहतर बनाने का कोई प्रोत्साहन नहीं था, क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज द्वारा कर लिया था, इसलिए उत्पादन हर जगह पतनोन्मुख था। साथ ही वह यह भी मानता था कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातु भारत में आती थी, क्योंकि उत्पादों का सोने और चांदी के बदले निर्यात होता था।
वह एक समृद्ध व्यापारिक समुदाय जो लंबी दूरी से विनिमय संलग्नता के अस्तित्व को भी रेखांकित करता है। इस बात को समझेंगे। वर्नियर ने बताया कि मुगल स्टेट जो है टायरनिकल्स है, ठीक है। उसने बताया कि एग्जाम्पल में उसने बताया कि जो आर्टिजन्स है, जो शिल्पकार हैं, है ना, उनके पास कोई इंसेंटिव उनको नहीं मिला था कि इतना आप ये चीज को बनाओ तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, है ना, क्योंकि जो प्रॉफिट था वो स्टेट के द्वारा बताया गया था इतना प्रॉफिट लेंगे। मैन्युफैक्चरर्स वर कॉन्सिक्वेंटली एवरीवेयर इन डिक्लाइन, सब जगह जो शिल्पकार है उनका पतन हो रहा है। सेम टाइम उसने ये बताया कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो मतलब सोने चांदी जो है भारत में आते हैं, ठीक है, और यहाँ से मैन्युफैक्चर होकर एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक है, और उससे सोना और सिल्वर मिलता है। इसने नोटिस किया एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्रोस्पेरस मर्चेंट कम्युनिटी इंगेज इन लॉन्ग डिस्टेंस एक्सचेंज, और बताया कि इसमें एक कम्युनिटी है जो बहुत इनके पास बहुत ही पैसा है, मर्चेंट है, वो इस चीज का व्यापार करती है, ठीक है। इस बात को हम लोग समझेंगे, ठीक है। ये एक सोना का चम्मच है, देखिए, है ना। वर्नियर के वृत्तांत से लिए गए उदाहरण को पढ़िए, इसमें कृषि तथा शिल्प प्रदान के बारे में विवरण दिया गया। यह ध्यान देना आवश्यक है कि इस देश के विद्युत भूभाग का अधिकांश भाग अत्यधिक उपजाऊ है। उदाहरण के लिए बंगाल और विशाल राज्य जो मिस्र से न केवल चावल, मकई तथा जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में बल्कि उन अनगिनत वाणिज्यिक वस्तुओं के संदर्भ में जो मिस्र में भी उगाई नहीं जाती है, जैसे रेशम, कपास तथा नील। कहीं आगे भारत में कई ऐसे भाग भी हैं जहां जनसंख्या पर्याप्त है और भूमि पर खेती अच्छी होती है, और जहां एक शिल्पकार जो हालांकि मूल रूप से आलसी होता है, आवश्यकता से या किसी अन्य कारण से अपने आप को गलीचों, जरी, कसीदारी, कढ़ाई, सोने चांदी के वस्तु तथा, ठीक है, वही चीजें हैं और तो बताया है किस तरह, ठीक है। कोई काम आगे चलते हैं। राजकीय कारखाने, इंपेरियल कारखाना, 17वीं जनसंख्या का देखिए, जनसंख्या का लगभग 15% भाग कहाँ रह रहा है, नगरों में, है ना। यह औसतन उसी समय पश्चिमी यूरोप की नगरीय संख्या के अनुपात से अधिक था। इतने पर भी बर्नियर मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहता है, जिसका उसका आशय उन नगरों से था जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। उनका विश्वास था कि ये राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आते थे और कहीं चले जाने पे बात तेज से पत्तों, मतलब वो बताया ऐसे, मतलब शहर के बारे में क्या कैंप टाउन बोला है, कैंप टाउन है, बोला कि जब कोई कैंप लगता है, मतलब कहने का मतलब कि ये हुआ कि जब कोई शिविर लगता था तब ये शहर रहते थे, बाद में शहर नहीं रहते थे, ऐसा बताया गया है ना, ठीक है। भू स्वामित्व के प्रश्न की तरह बर्नियर एक अति सरलीकृत चित्रण प्रस्तुत कर रहा था। वास्तव में सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे, उत्पादन केंद्र थे, व्यापारिक नगर था, बंदरगाह नगर था, ठीक है, ओके। हाँ, अहमदाबाद के बारे में बताया है, चलिए हम पता हम लोग को। व्यवसायिक वर्ग के बारे में बताया कि डॉक्टर्स हैं लोग, है ना, अध्यापक हैं, अधिवक्ता है, सुलेखक हैं, ये सब के बारे में, ठीक है। ये क्या है, देखिए, कह रहा है कि वर्नियर ही एक ऐसा इतिहासकार है जो राजकीय कारखानों की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण देता है। कारखाना या सिर्फ जहां पे शिल्पकार अपना काम करते थे उसके बारे में बताया है, ठीक है। चलते हैं। महिलाएं, दासियां, सती तथा श्रमिक। जिन यात्री ने अपने लिखित वृत्तांत छोड़े वे सामान्यतः पुरुष थे, जिन्हें उपमहाद्वीप में महिलाओं की स्थिति का विषय रुचिकर और कभी कभी जिज्ञासापूर्ण लगता था। कभी कभी वे सामाजिक पक्षपात को सामान्य परिस्थिति मान लेते थे। उदाहरण के लिए बाजारों में दास किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुलेआम बेचे जाते थे। वही है ना, ये बता रहा मोहम्मद बिन तुगलक नसीरुद्दीन नामक धर्मोदेशक के प्रतिनिधिता कि उसे 1 लाख टक्के तथा 200 दास देती है। देखिए, दास को तुम पैसा की तरह बांट रहा है, 200 दास ले जाइए, है ना। एक नसीरुद्दीन नामक धर्म को मतलब ज्ञान देने वाला था, है ना। इबन तूता के बारे में है ना। यह सम्राट की आदत है, हर बड़े छोटे अमीर के साथ अपने दासों में एक रखने में अमीरों को मुखबिरी करता था। वह महिला सफाई कर्मचारियों को भी नियुक्त करता था जो बिना बताए घर दाखिल होती थी। दासियों के पास भी जानकारी तो वही बातें हैं जनरली, है ना। अब ये दासों से जो घर के काम वो काम करवा रहा है ना, इसके बारे में बताया रहा है। एक देखिए सती बालिका के बारे में बताया, बर्नियर ने एक बताया है सती के बारे में। लाहौर में मैंने सुंदर अल्पवयस्क विधवा, इसकी आयु मेरे विचार से 12 वर्ष थी, को बली होते हुए देखा था, ये बात बताया जा रहा है, ठीक है। सती प्रथा के बारे में बताया इसने।
चाइल्ड सती के बारे में बताया इसने, किसने? वर्नियर ने। ठीक है, दास के बारे में तो आपने देखा। चलिए, तो कोई काम का नहीं है, ठीक है। महिलाओं के बारे में समझ लिया, कोई भी काम का नहीं था। ये है आपका, ठीक है। कुछ यात्री जिन्हें वृत्तांत छोड़े, मत वही है 973 तक आपको पता है कि अल्बेरोनी, ये आपका मार्को पोलो का टाइम है, ये आपका इब्न तुता का टाइम है, ये आपका अब्दुल रज़ाक का टाइम है, ये आपका निकितिन का टाइम है, ये बारबोसा है ना, सैयद अली, ये एंटोनी मोंसेरेट, ये आपको पूछता है ना, ये पूछता है शाहजहां के टाइम में है ना, शाहजहां ने, सॉरी एक सेकेंड, ये आपका आ गया एंटोनियो मोंसेरेट स्पेन से, है ना। ये टाइम आपका आ जाएगा आपका अकबर, है ना, अकबर के टाइम में 1556 वाला अकबर के समय में था, ठीक है। ये बल्कि जो भारत में एक सन्यासी बन गया था कुछ समय के लिए, है ना। पीटर मुंडी तो इंग्लैंड वाला, ट्रेवेनियर तो आपने देख लिया 6 बार आया था, और बर्नियर तो आप समझ लिए, है ना। तो ये आपके कुछ जो डेट है, महत्वपूर्ण डेट, आपको उसको याद में रखना है। ओके, इस चीज को ध्यान में। तो हम लोगों ने इस चैप्टर को कवर कर लिया अच्छे तरीके से, है ना। सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया, कुछ ऐसा चीजें मैंने छोड़ा नहीं जो मतलब कहने का मतलब है कि काम का हो, है ना। कोई भी चीज नहीं छोड़ा है, हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है। आई थिंक एक भी लाइन नहीं छोड़ा, है ना। सब कुछ समझ लिया और अच्छे तरीके से समझा यार। कोई भी ऐसा नहीं है कि सवाल छूट जाए एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, और सेशन अच्छा लगता तो आप लोग शेयर करेंगे और चीज़ों को हर जगह शेयर करेंगे। बहुत अच्छे से मैं आपको एनसीईआरटी करवा दूंगा, सवाल भी करवा दूंगा, कुछ अलग अलग सवाल भी आएगा इसी चैप्टर से, मतलब इसी एनसीईआरटी से कुछ थोड़ा मना घुमा फिरा के सवाल बनेंगे, वो सब सवाल करवाएंगे। और आप इतना अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा ना कोई भी सब्जेक्ट। अभी तो हम लोग हिस्ट्री चल रहे हैं ना, साइंस आएंगे, साइंस इतना बेहतरीन तरीके से, साइंस को ऐसा नहीं केवल बुक नहीं पढ़ाएंगे, साइंस में बहुत अलग तरीके से चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा मैं। सेल पढ़ा रहे हैं तो सेल में कौन कौन सा चैप्टर है वो एनसीईआरटी में उससे करके पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।